नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुकभयमृत्युनाशम् दातारमीशं विविधौषधीनाम् शङ्खं चक्रं जलौकां ददत् मृत्युघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिदया सुखपरिबिलसन्मालिलं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगन प्रौढ़दावाग्निलीलम्। सभी साथियों को नमस्कार। भगवान धन्वंतरी की कृपा से आज की कक्षा का प्रारंभ कर रहे हैं। अष्टांग हृदयम सूत्र स्थानम पहला अध्याय हम पढ़ रहे हैं जी, और पेज नंबर 20 पर। आखिरी कक्षा में यहाँ पे हमने पढ़ा था कि औषध और चिकित्सा के दो भेद बताए गए हैं। एक तो समन चिकित्सा, दूसरी शोधन चिकित्सा। कोई भी रोगी हमारे पास आता है तो हमने बड़ा ध्यान से देखना है कि भाई उसको समन चिकित्सा की ज़रूरत है कि शोधन चिकित्सा की ज़रूरत है। अगर समन चिकित्सा की ज़रूरत है और हम उसको शोधन दे देंगे तो वो भी रोगी के लिए गलत रहेगा, और शोधन की ज़रूरत है समन देते रहेंगे तो भी रोग ठीक नहीं होगा। तो सबसे पहले हमने ये डिसाइड करना है कि इसको चिकित्सा कौन सी देनी है। वो कैसे डिसाइड करेंगे? वो देखेंगे जी कि रोग कितना अधिक बड़ा है। जितना अधिक रोग बड़ा होगा, जितने ज़्यादा दोष अधिक बड़े होंगे तो शोधन चिकित्सा करेंगे, नहीं तो समन चिकित्सा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि दोष अत्यधिक है या थोड़ी मात्रा में है? जैसे कि हमने ऋतुचर्या अध्याय को पढ़ा था जी, वहाँ पे हमने देखा कि हेमंत शिशिर में कफ का संचय हो रहा है, वसंत ऋतु में प्रकोप है। ग्रीष्म ऋतु में वात का संचय हो रहा है, वर्षा ऋतु में प्रकोप है। वर्षा ऋतु में पित्त का संचय हो रहा है, शरद ऋतु में प्रकोप है। तो जब हम रोगी हमारे सामने आएगा, वो अपनी बीमारियां बताएगा और अपने सिम्टम बताएगा। फिर उसके हिसाब से जब हम उससे अपने प्रश्न करेंगे तो वहाँ से हम देखेंगे क्या इसने ऋतुचर्या का पालन किया है, उसके रोग कितना कष्ट उसको दे रहा है। वहाँ से हम पता लगा पाएंगे कि कितने दोष शरीर में है। अत्यधिक है तो शोधन चिकित्सा, थोड़ी मात्रा में है तो समन चिकित्सा जी। तो यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं कि औषध और चिकित्सा के दो भेद। अब पढ़ेंगे जी मानसिक दोषों की चिकित्सा। यहाँ से पढ़ दो कोई भी नया साथी जी। पिछली कक्षा में मनोज जी ने बहुत अच्छा पढ़ा था, अब नया साथी पढ़ दो जी कोई भी यहाँ से। मानसिक दोषों की चिकित्सा। सुनील जी पढ़ेंगे, सुनील चौबे जी, वाराणसी वाले। गुरुजी अभी संभव तो नहीं है, थोड़ा मैं दूसरी जगह था। चलो आज आपको मौका दे देते हैं, कल आपने पढ़ना है, आज किसी दूसरे साथी से पढ़वा लेते हैं। मोहम्मद आसिफ जी पढ़ेंगे। जी गुरुजी। मोहम्मद आसिफ जी या विजय पाटिल जी। गुरुजी मैं थोड़ा ट्रैवलिंग में हूँ, अभी मेरे पास किताब नहीं है। विक्की जी आप पढ़ दो, आप भी 2-3 दिन बीच में गैप रहा है आपका विक्की जी। गुरुजी मैं भी बाहर हूँ, शास्त्र भी नहीं है मेरे पास। मैं पढ़ता हूँ गुरुजी। गुरुजी मानसिक दोष की चिकित्सा। मानसिक रजस तथा तमस दोनों की उत्तम चिकित्सा है बुद्धि तथा धैर्य से व्यवहार करना और आत्मादि विज्ञान। कौन मेरा है, क्या मेरा है, यह कौन देश तथा कौन मेरा हितैषी या सहायक है का विचार कर कार्य करना। वक्तव्य। हाँ जी, वक्तव्य। नीति उपदेष्टा
आचार्य चाणक्य ने कुछ ऐसी ही स्थिति को ध्यान में रखकर यह पद्य कहा होगा। क काल कानी मित्राणी को देशय को व्यांगमो। केवल हिंदी कत्या हिंदी पढ़ दो, संस्कृत को अच्छा छोड़ के संजय जी। ठीक है जी। वस्ती विरेचन वमन तथा तैल घृत मधु के प्रयोगों से कर्मशय वात पित्त कफ दोषों का शमन हो जाता है और बुद्धि धैर्य आदि से रजोगुण एवं तमोगुण जनित राग तथा क्रोध आदि की शांति हो जाती है। तो क्या निष्कर्ष निकला है संजय जी? गुरुजी दो तरह के रोग बताए कि मानसिक और शारीरिक। तो शारीरिक में तो जैसे हम पढ़ते आ रहे अभी तक के वात पित्त और कफ के वात की, जैसे इन्होंने बताया कि वस्ती से और फिर तेल से चिकित्सा करेंगे तो वो होगी। पित्त है तो विरेचन करेंगे वमन करेंगे और घृत का प्रयोग करेंगे तो वो ठीक होगा। कफ में वमन विरेचन करेंगे और मधु का प्रयोग करेंगे तो वो ठीक होगा। ऐसे ही जब मानसिक रोग होते हैं जिसमें रजस और तमस है तो उनके जैसे बताया कि कौन मेरा है क्या मेरा बल है, ये सब इस तरह की जब समस्याएं आती हैं तो उसका जो शमन करना है उसको ठीक लाइन पे जब उनको लेके आना है तो ऐसे में बुद्धि और धैर्य इन गुणों से जब बंदा काम करेगा तो वो ठीक निर्णय ले पाएगा और अपने क्रोध को शांत कर पाएगा और एक लॉजिकल डिसीजन में पहुंच पाएगा ताकि उसको मानसिक ये रोग नहीं होंगे। ठीक है जी। हाँ ठीक है जी। ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि भाई शारीरिक दोषों की चिकित्सा कैसे करनी है। अगर दोष थोड़ी मात्रा में है तो समन चिकित्सा देंगे और अधिक मात्रा में है तो शोधन चिकित्सा देंगे। वात वाले के लिए बस्ती, पित्त वाले के लिए वमन या विरेचन, जो भी जितना अंदर एसिड बढ़ा वो उसके आधार पर डिसाइड करेंगे, और कफ वाले के लिए वमन चिकित्सा जी। तो ये होगी शारीरिक दोषों की। और मानसिक दोषों की चिकित्सा कैसे करेंगे वो देख लेना है हमने जी, कि जो मानसिक रोग बना है वो किसी घटना के कारण बना है या किसी आघात के कारण बना है या वो भी शारीरिक दोषों के कारण बना है। जैसे कि आप देखते हैं कल जो सवाल डाला था कि एक व्यक्ति को नींद नहीं आ रही है, मान लो शरीर में वात अत्यधिक बढ़ा हुआ है, वात का रुक्ष खर लघु गुण अत्यधिक बढ़ा हुआ है, अग्नि विषम है, तो नींद भी विषम ही रहेगी जी। और जितना वात के रुक्ष खर लघु ये गुण बढ़े रहेंगे उतना ही शरीर में खोखलापन रहेगा जी। अब धातुएं अच्छी नहीं बन रही है, शरीर में पोषण नहीं हो रहा है, तो मस्तिष्क का भी पोषण नहीं हो रहा है जी, दिमाग का भी पोषण नहीं हो रहा है, तो खोखलापन रहेगा। तो हमने देखना है कि मानसिक रोग वात के गुणों के कारण बना है या शरीर में कफ अत्यधिक बढ़ने से, कफ के स्थूल पिछिल सांदर इस तरह के गुण बढ़ के वो भी एक तरह से जड़ता जैसी स्थिति पैदा कर देते हैं जी। तो हमने देखना है कि मानसिक रोग किस कारण से बना है, शरीर में वात बढ़ने से या शरीर में कफ बढ़ने से या कोई घटना हो गई है, किसी प्रियजन का डेथ हो गई है या कोई एक्सीडेंट कुछ भी हो गया है, तो जो हेतु है उसके अनुसार हमने लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रखना है जी। किसी कोई चोरी हो गई है, किसी ज़मीन आदि का नुकसान हो गया है, तो वहाँ हम उसको समझा के चिकित्सा करेंगे, सांत्वना दे के उसको। या कोई प्रियजन का मृत्यु हो गई है या कोई एक्सीडेंट, कुछ जिस भी तरह का हेतु रहा है, और अगर वो शारीरिक से बनी है तो फिर वहाँ पे उस तरह की चिकित्सा रहेगी जी। तो यहाँ पे जैसा हमने देखना है, यहाँ पे भी वही डिसाइड करना है जी कि किस हेतु से ये संप्राप्ति बनी है मानसिक रोगों की। तो जिन हेतुओं से बनी है उन हेतुओं को समझते हुए उसको ठीक करेंगे। अगर शारीरिक दोषों की वृद्धि से मानसिक रोग बने हैं तो उनको ठीक करेंगे। किसी बाहरी आघात से या घटना से बने हैं तो उसके अनुसार लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रखेंगे जी। आगे पढ़ेंगे जी चिकित्सा के 4 पाद। अक्सर रोगी आते ही ये पूछता है जी मैं कितने दिन में ठीक हो जाऊंगा, कितने दिन में दवाई काम करना शुरू कर देगी, और चिकित्सा शुरू कहाँ से की जाए, नए वैद्यों के लिए क्या निर्देश हो। तो यहाँ पे चिकित्सा के 4 पाद बताए गए हैं। जब 4 पाद अपने गुणों से संपूर्ण होते हैं तभी उच्च कोटि की चिकित्सा होती है। तो 4 पाद कौन से है इसको पढ़ो संजय जी। चिकित्सा के 4 पाद। चिकित्सा कर्म के 4 पाद मतलब 4 चरण माने जाते हैं।
जैसे भिक्षक मतलब वैद्य या चिकित्सक, दूसरा द्रव्य, मैनफल आदि वमन कारक अर्थात शोधन द्रव्य, गुरुच आदि शमन द्रव्य तथा बस्ती आदि शोधन उपकरण। तो द्रव्य को अलग अलग दवाइयों के नाम या किस तरीके से चिकित्सा लेनी है वो। फिर उपस्थाता, परिचारक जो रोगी के पास में रहकर उसकी देखभाल करे, उसे उठाए बैठाए, खिलाए पिलाए तथा मल मूत्र करने में सहायता करे। और 4 नंबर रोगी, इन चारों के प्रत्येक में 4-4 गुण होने चाहिए। आगे बढ़ो। क्या कहा गया है जी, एक बार इसका बता दो, क्या कहा गया, क्या निष्कर्ष है इसका? इसमें बताया कि चिकित्सा के लिए 4 जो चीजें हैं वो जरूरी हैं। पहला तो चिकित्सक, दूसरा चिकित्सा के उपयोग में आने वाले जो द्रव्य है या उपकरण है वो, तीसरा उपस्थाता जो रोगी को सहायता कर सके, उसके उठने बैठने खाने पीने उन सब की व्यवस्था कर सके, उनकी सहायता कर सके, सहायक मतलब। और चौथा खुद रोगी। तो ये चारों चीजें होंगी, ये तभी चिकित्सा पूरी कंप्लीट होगी। ठीक है जी, इसमें कहा गया है कि किसी भी रोगी की अगर चिकित्सा कर रहे हैं तो वो अकेला दवाइयाँ या अकेला डॉक्टर से चिकित्सा नहीं हो पाएगी जी, अकेला दवाइयाँ या वैद्य चिकित्सक से। किसी भी रोगी की चिकित्सा कर रहे हैं तो उसमें जो वैद्य या चिकित्सक है वो अपने गुणों से परिपूर्ण होना चाहिए, यानी कि उसका शास्त्रोक्त अध्ययन और प्रैक्टिकली ज्ञान है जो अच्छे से हो, विभिन्न तरह की संप्राप्तियों को देख समझ चुका हो। तो वैद्य में उच्च क्वालिटी के गुण होने चाहिए। फिर वैद्य अच्छा है लेकिन औषधियाँ ही अच्छी नहीं होगी तो वैद्य क्या कर लेगा जी। वैद्य अच्छा है, औषधियाँ भी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, औषधियाँ भी या जो मेडिकेटेड मेडिसिन आप ले रहे हैं वो भी टॉप क्वालिटी की होनी चाहिए। तो वैद्य का अच्छा होना ज़रूरी है, पूरा शास्त्रोक्त ज्ञान। और मैं दवाइयों का अच्छा होना ज़रूरी है। अब वैद्य अच्छा है, दवाइयाँ अच्छी है, लेकिन रोगी ही ना माने, रोगी टाइम से दवाई ही ना ले, रोगी अपने आहार विहार को ही ना बदले तो भी चिकित्सा नहीं होती है, और आज के टाइम में यही हो रहा है जी। तो वैद्य अपने गुणों से परिपूर्ण हो, औषधियाँ अच्छी क्वालिटी की हो, रोगी चिकित्सक की मानने वाला हो और जिन कारणों से व्याधि बनी है उन हेतुओं को अच्छे से दूर करने वाला हो। और फिर जो परिचारक है उसका, जो उसकी देखभाल कर रहा है वो समय से दवा लेने वाला, रोगी को अगर वोमिटिंग हो रही है या कोई विरेचन हो रहा है या कोई भी समस्या आ रही है तो उससे घृणा ना करने वाला, इस तरह का हो। जब ये चारों पाद अपने आप में संपूर्ण होते हैं तब जाके चिकित्सा सफल होती है। आगे पढ़ेंगे जी चारों के 4-4 गुण कि वैद्य के अंदर कौन से गुण होने चाहिए, औषधियों के अंदर कौन से, परिचारक और रोगी के अंदर कौन से। आगे पढ़ो जी। वैद्य के 4 लक्षण। नंबर 1 दक्ष, चिकित्सा कर्म में कुशल। नंबर 2 तीर्थ, आचार्य से शास्त्र आयुर्वेद शास्त्र के अर्थ को ग्रहण कर चुका हो। नंबर 3 दुष्कर्मा, चिकित्सा की विधियों को जो अनेक बार देख चुका हो। और नंबर 4 जो शुचि, शरीर तथा आचरण से पवित्र हो। क्या कहा गया है जिसमें, क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें वैद्य के गुण बताए गए हैं कि दक्ष हो वैद्य, दूसरा उन्होंने प्रॉपर आचार्य से आयुर्वेद शास्त्र अच्छे से सीखा हो, तीसरा है कि चिकित्सा की विधियों को बार बार देख चुका हो, तो एक्सपीरियंस कर चुका हो कि डिफरेंट कंडीशन में क्या क्या शरीर किस तरीके से रिएक्ट करता है, दवाइयाँ क्या क्या लाभ क्या क्या हानि करती हैं, इस तरह की चीजें। और नंबर 4 पे है शुचि, जो अपने आचरण में पवित्र हो, ऐसा नहीं कि बस रोगी से पैसा कमाने के लिए कुछ भी करे और या फिर दवाइयों की अच्छी से चिकित्सा ना करके बस ठीक है भाई, उसको आया बंदे ने बोला पेट दर्द है कुछ भी दवा बांध के दे दी, तो वैसा नहीं करे, तो आचरण से पवित्र हो। तो ये 4 वैद्य में 4 गुण होने चाहिए। ठीक है जी, इसमें कहा गया है कि चिकित्सा कर्म में कुशल होना चाहिए वो, यानी कि उसको पूरा शास्त्रोक्त अध्ययन हो, संप्राप्तियों को देख चुका हो, उसे पता हो कि कहाँ किस तरह का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रखना है, क्यों रखना है, क्या उसमें हेतु है, किन हेतुओं से किस तरह की संप्राप्ति बनती है, और हर स्थिति में धैर्य रख सके और रोगी का पूरा
आश्वासन बना सके और अच्छे से अपने कार्य में निपुण हो और शास्त्रों का अर्थ ग्रहण कर चुका हो, ठीक है, चिकित्सा विधियों को एक बार देख चुका हो और आचरण से पवित्र भी हो। खासकर आजकल वाले जितने भी एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेद के भी आजकल ऐसे ही हो रहे हैं जी, जिसमें ये गुण नहीं मिलता है, बस रोगी आया है दवाइयाँ शुरू हो जाती है जी। उसका पूरा हेतु संप्राप्ति क्या है, बीमारी क्यों बनी है, क्या क्या सिस्टम चेंज करना होगा, ये इतना डिटेल में बात करने का समय नहीं है। तो पहला तो आज के टाइम में चिकित्सक के अंदर जो गुण होने चाहिए वही नहीं है जी। अगला पढ़ो जी। अगला है जी, औषध द्रव्य के 4 लक्षण। नंबर 1, बहुकल्प, जो स्वरस, क्वाथ, फांट, अवेल, चूर्ण आदि अनेक रूपों में दिया जा सकता हो। नंबर 2, बहुगुण, जो औषध के सभी गुणों से संपन्न हो। नंबर 3, संपन्न, अपने गुणों की संपत्ति से जो युक्त हो। नंबर 4, योग्य, जो रोगी, देश, काल आदि के अनुकूल हो। इसमें क्या कहा गया है संजय जी, और आज के जो चिकित्सा पद्धतियां चल रही है उसमें और इसमें क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, क्यों रोगी ठीक नहीं हो पा रहे, इसमें क्या कहा गया है? इसमें औषध के गुरुजी 4 लक्षण बताए गए हैं कि बहुकल्प, के भाई औषधियां जो है स्वर रस के रूप में आती हैं, क्वाथ के रूप में, फांट के, अवेल के, चूर्ण के, अनेक रूपों में आती हैं, तो वो सारे रूपों में औषधियां अवेलेबल होनी चाहिए। नंबर 2 है बहुगुण, जिसमें औषधि के सभी गुण हो। ये नहीं हो कि औषधि बहुत पुरानी हो गई हो जो असर नहीं कर सके रोगी पे, या फिर जो अगर जड़ चाहिए तो जड़ की जगह पत्ते हों, या हमारे पास तना हो, वैसी चीजें ना हो। तीसरा है संपन्न, जिसमें अपने गुणों की संपत्ति से जो युक्त हो, तो वो दवा असर करने वाली हो। नंबर 4 है योग्य, जो देश काल ऋतु के हिसाब से, रोग के हिसाब से, रोगी के हिसाब से अनुकूल हो। आजकल के टाइम में क्या होता है कि रोगी की चिकित्सा हो रही है, उसके गुणों की या रोग की चिकित्सा कम हो रही है। तो मतलब हरियाणा पंजाब में ठंड ज्यादा पड़ रही है तो वहां भी वही चिकित्सा चला दे रहे हैं, साउथ में मान लीजिए गर्मी पड़ रही है तो वहां भी वही चिकित्सा चला दे रहे हैं। वात वाले को सेम दवाई दे रहे हैं, कफ वाले को भी, पित्त वाले को भी, तीनों को स्किन की डिजीज है मान लीजिए, तीनों को सेम डिजीज दे दी। तो ऐसे में रोगी को लाभ होने के बजाय हानि होने के चांस ज्यादा होंगे, या फिर दवा कम दे दी मात्रा में, ज्यादा दे दी तो उस केस में भी होगा। तो आजकल जो हो रहा है अभी। ठीक है जी, हाँ, बड़ा अच्छा बताया आपने। इसमें बोला गया है कि औषध के अंदर 4 गुण कौन से हो? बहुकल्पी, यानी कि एक तो वो विभिन्न रूपों में बनी हो, मान लो सवरस हो, क्वाथ हो, फांट हो, अवले हो, चूर्ण हो। कोई है कि जो एक तो रस ही हो, रस रूप में हो औषधि, मान लो जैसे गिलोय है, ताज़ा रस निकाला पिला दिया। अब कोई रस नहीं पी पा रहा है तो उसको काढ़ा पिला दो, काढ़ा भी नहीं पी पा रहा है तो उसको वटी दे दो, वटी भी नहीं ले पा रहा है तो अरिष्ट दे दो, चूर्ण दे दो। यानी कि अलग अलग कल्प में बनी होनी चाहिए ताकि जिसको जो सूटेबल हो वो ले सके जी। या फिर चिकित्सक अपनी बुद्धि कौशल का उपयोग करते हुए कि जो अग्नि को सबसे जल्दी ठीक करे वो उस हिसाब से उसका उपयोग करवा सके जी। दूसरा है औषधि के अंदर अपने जो उसके अंदर गुण हैं, मान लो किसी औषधि में दीपन गुण है, किसी में पाचन है, किसी में अनुलोमन है, किसी में भेदन छेदन करने का है, कोई औषधियाँ बल देने का है, तो जो भी उसके गुण हैं वो परिपूर्ण होने चाहिए अपने गुणों से। और तीसरा, हाँ, तीसरे में भी यही है, और रोगी रोग देश काल आदि के अनुकूल हो, रोग के अनुकूल भी हो, यानी रोग में जो गुण बढ़े हैं रोगी के शरीर के अनुकूल भी हो, देश के अनुकूल भी हो, और ऋतु के अनुकूल भी औषधि होनी चाहिए। इस पे विचार मेरे हिसाब से केवल आयुर्वेद ही करता है, आधुनिक चिकित्सा पद्धति नहीं करती। जैसे आपने बोला कि जी हरियाणा पंजाब में भी जहाँ मौसम अलग तरह का है वही औषधि है, राजस्थान में भी वही औषधि दी जा रही है, यूरोप में भी वही औषधियाँ हैं और यहाँ अपने भारत में वही औषधियाँ हैं, जबकि हर जगह देश काल ऋतु सब डिफरेंट है जी। तो इसलिए, और ये भी है कि एक भारी व्यक्ति को बीपी है तो वही गोली चल रही है, पतले को बीपी है तो वही गोली चल रही है, मध्यम को बीपी है तो वही गोली चल रही है, सब में एक ही तरह का चल रहा है जी। जबकि हर व्यक्ति का शरीर अलग है, अग्नि का बल अलग है, सब सिस्टम अलग है जी। तो इसलिए पहला तो कि हमने पढ़ा कि चिकित्सक, पहला वैद्य
चिकित्सक के जो 4 गुण होने चाहिए उनमें आज के डॉक्टरों के पास टाइम ही नहीं है, हेतु संप्राप्ति इन सब पे बात करने के लिए, इसलिए चिकित्सा नहीं हो पा रही। दूसरा, जो औषधियाँ हैं आधुनिक चिकित्सा पद्धति की, वो अपने देश, काल, ऋतु इन सब के अनुकूल ही नहीं है जी। आगे पढ़ो जी। परिचारक परिचारक के 4 लक्षण। नंबर 1, अनुरक्त, रोगी से स्नेह रखने वाला। शुचि, खान पान, औषधि खिलाना, रखने आदि में साफ सफाई रखने वाला। दक्ष, कुशल तथा बुद्धिमान, समयोचित सूझबूझ वाला होना चाहिए। तो इसमें कहा गया गुरुजी कि जो परिचारक है तो उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है और उसके 4 लक्षण होने चाहिए। अनुरक्त मतलब कि रोगी से जो स्नेह रखने वाला हो, वो चाहता हो कि हाँ रोगी ठीक होए और उसकी तन मन से मतलब सेवा करने के लिए तैयार हो। शुचि मतलब वो शुद्ध मानसिक विचारों का और शुद्धता रखे, औषधि खिलाने में भी टाइम से खिलाए, खान पान का रोगी का अच्छे से ध्यान रखे ताकि रोगी जल्दी से स्वस्थ हो। अगर साफ सफाई नहीं रहेगी तो रोगी स्वस्थ होने भी लगेगा तो भी स्वस्थ नहीं हो पाएगा। नंबर 3 है दक्ष, मतलब कुशल हो, जो उसका कार्य सौंपा गया है परिचारक का तो उसको दक्षता से कुशलता से निभा पाए। नंबर 4 बुद्धिमान, तो समय के हिसाब से वो सूझबूझ का निर्णय ले सके। मान लीजिए कोई इमरजेंसी कंडीशन आ गई तो उसे समझ में आया कि भाई जो वैद्य है तो उससे फोन पे बात करके कैसे करना है या वैद्य के पास इमीडिएटली रोगी को लेके जाना है, तो उस तरह के डिसीजन ले पाए समय के हिसाब से सूझबूझ यूज करते हुए। तो ये उसकी व्याधि की स्थिति को वो भी थोड़ा समझ सके कि इसको भूख लग रही है कि नहीं लग रही है, पाचन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मल त्याग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके व्याधि में सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और विशेषकर उसको टाइमली दवाई देना, उसने कोई वमन विरेचन कुछ कर दिया तो उसे घृणा ना करने वाला। तो जो परिचारक है वो भी रोगी से पूरा स्नेह के साथ उसके इलाज में सहयोग करने वाला होना चाहिए जी। आगे पढ़ो जी। रोगी के 4 लक्षण क्या होने चाहिए? रोगी के 4 लक्षण। नंबर 1 आढ़्य, धन जन आदि से संपन्न। गणवश्य, वैद्य की आज्ञा अनुसार औषध तथा पथ्य सेवन करने वाला। ज्ञापक, अपने सुख दुख कहने में सक्षम। नंबर 4 संतोवान, मानसिक शक्ति संपन्न अर्थात चिकित्सा काल में होने वाले कष्टों से न घबराने वाला हो। तो इसमें गुरुजी ये कहा गया है कि रोगी के भी 4 लक्षण होने चाहिए। पहला तो आढ़्य, मतलब इस पे जन धन होना चाहिए। अगर पैसा नहीं है उसके पास औषधि खरीदने के लिए, वैद्य की फीस देने के लिए, तो फिर उसके लिए इलाज कराना संभव नहीं हो पाएगा। दूसरा है कि वैद्य की आज्ञा अनुसार औषध तथा पथ्य सेवन करने वाला। तो वैद्य जी ने जैसे भी बताया है कि कैसे कैसे औषधियों का सेवन करना है, पथ्य क्या है, अपथ्य क्या है, उसका पूरा से अक्षर पालन करने वाला हो। तीसरा है ज्ञापक, जो अपने दुख सुख एक्सप्लेन कर पाए कि भी हाँ मेरे को कहाँ दर्द हो रहा है, कितना दर्द हो रहा है, कब भूख लग रही है, कब नहीं लग रही है, मतलब अपने व्याधियों को एक्सप्लेन कर पाए ताकि वैद्य उचित निर्णय ले पाए उसके ऊपर। नंबर 4 है कि मानसिक शक्ति संपन्न अर्थात चिकित्सा काल में होने वाले कष्टों से न घबराने वाला। जब चिकित्सा होगी तो जैसे हम लोगों ने अचपे किया था तो उसमें कहीं ना कहीं छोटी बड़ी व्याधियां आती हैं, कष्ट भी झेलने पड़ते हैं, तो उसमें मानसिक और शारीरिक बैलेंस बना के रखना पड़ता है। तो वो रोगी अपना मानसिक और शारीरिक बैलेंस बना के रख पाए और कष्टों से ना घबराए जो चिकित्सा के दौरान आने वाले हैं या आएंगे। तो ये कहा गया गुरु जी। ठीक है जी। इसमें कहा गया है कि रोगी कैसा हो, रोगी के पास धन की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जब धन की व्यवस्था होगी तभी वो हर तरह का जो भी उसको समन या शोधन चिकित्सा की जरूरत है वो इलाज ले पाएगा जी। वैद्य की आज्ञा के अनुसार औषध तथा पथ्य का पालन करने वाला हो। अब बोल दिया है कि जी शाम का खाना टाइमली खाना है, सुबह टाइमली शाम को टाइमली सोना है, टाइमली ही उठना है, सब कुछ व्यवस्थित करके आपने उसको बता दिया है कि ऐसे दिनचर्या रखनी है, फिर भी वो कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर रहा है तो रोग ठीक नहीं हो पाएगा जी अकेला डॉक्टर दवाई से। तो वो हर चीज़ को मानने वाला हो,
अपने सुख दुख कहने में सक्षम हो और चिकित्सा काल में होने वाले कष्टों से न घबराने वाला हो। जैसे कि अभी आप लोगों ने वमन नहीं किया है, केवल अचपे किया है या कुछ साथियों को करवाया है, तो उसमें आपने देखा होगा कि थोड़ा कहीं न कहीं जिनको अतिक भूख लगती है, चलो आप दोनों ऐसे थे कि भूख बैलेंस में ही थी जी। लेकिन कई बार इसमें जिनको अभ्यास नहीं है, पहले 2 दिन थोड़ा भूख सहन हो पाना, क्योंकि उस समय स्नेह-पान भी कम पी रहे हैं, तो वो भी डिफ़िकल्ट रहता है। कई रोगी दूसरे दिन के बाद ही बीच में ही छोड़ने लगते हैं जी। या उस दौरान आपको कोई समस्या आ रही है, ख़ासकर वमन में बहुत ज़ोर लगता है जी, और वमन में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो जितनी भी समस्याएँ इलाज के दौरान आएँ, उससे घबराने वाला ना हो। तो जब ये चारों पाद अपने आप में संपूर्ण हो गए, तब चिकित्सा अच्छे से हो पाएगी जी। अकेला डॉक्टर और दवाई ही सब कुछ ठीक कर देगा, ऐसा होने वाला नहीं है जी। तो ये है जी, आगे वक्तव्य और पढ़ दो जिसका। वक्तव्य। चरक सूत्र स्थान अध्याय 9 का नाम खड़का चतुष्पाद है। इस संपूर्ण अध्याय में वैद्य, द्रव्य, परिचारक तथा रोगी, इन्हीं चिकित्सा के चारों पादों का वर्णन किया गया है। इसे देखें। इसके अगले 10वें अध्याय में मैत्रेय की शंकाओं का आत्रेय पूर्णवसु द्वारा जो समाधान दिया है, वह भी ध्यान देने योग्य है। चिकित्सा के चारों पादों में वैद्य सबसे उत्तम होता है, क्योंकि यदि वैद्य नहीं है तो अन्य 3 पाद गुणवान होने पर भी अपना अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर पाते। अतएव चिकित्सक को चरक सूत्र 9/10 में विज्ञाता, शास्ता, योक्ता तथा प्रधान कहा गया है। इन विशेषणों का तात्पर्य है विज्ञाता अर्थात औषधियों का जानकार, शासिता यानी परिचारक या परिचारकों से समयोजित कार्य कराने में सक्षम एवं कुशल, योक्ता यानी रोगी को यह खाओ यह पियो आदि व्यवस्था देने में चतुर। इस प्रकार औषध द्रव्य आदि तीनों वैद्य के अधिकार में रहते हैं। इनमें विज्ञाता विशेष ज्ञानवान होने के कारण वैद्य प्रधान एवं स्वतंत्र होता है। बस यहीं तक पढ़ना था, आगे वही कहा गया जो ऊपर कहा गया है जी। तो इसमें क्या निष्कर्ष निकला है संजय जी? गुरुजी, ये 4 जो उन्होंने बताए हैं, तो चरक सूत्र स्थानम अध्याय 9 में ये इसका वर्णन है और 10 में चिकित्सा के 4 पादों का वर्णन है, और इसमें वैद्य का स्थान सबसे उत्तम और प्रधान रखा गया है, क्योंकि बाकी तीनों को वही कंट्रोल करता है कि रोगी को की चिकित्सा के कैसे करनी है, रोगी का क्या परेशानी है, क्या उसके लक्षण है, वो देख पाते हैं। परिचारक को वही गाइड कर पाएंगे कि भाई तुमने क्या क्या ध्यान रखना है, कैसे कैसे इनका ये सब चीजें करनी है, और दवा कौन कौन से सिलेक्ट करनी है। तो ये सब काम सिर्फ वैद्य ही कर सकता है, तो उनका स्थान सबसे ऊपर रखा गया है। चारों ही पाद चिकित्सा में अपने आप में परिपूर्ण होने चाहिए, लेकिन इन चारों में वैद्य मुख्य है और बाकी तीनों को भी कंट्रोल करने वाला वही है जी। तो ये है जी, जब चिकित्सा के चारों पाद परिपूर्ण हो गए अपने गुणों में, तभी अच्छे से चिकित्सा हो पाएगी। इसी की आज के टाइम में कमी है। आज के टाइम में लोगों की समझ इतनी है कि बीमार हुए बस सारा ठेका डॉक्टर और दवाइयों को ही दे देते हैं कि वही चमत्कार कर देगा बस। तो इसलिए लोग ठीक नहीं हो पाते जी। वो तो डॉक्टरों की कमी निकालने में पहले ज्यादा विश्वास रखते हैं कि अरे ये डॉक्टर बेकार है, ये अच्छा है। मतलब वो जब वैसी भावना रहेगी तो ठीक होना भी चाहेगा रोगी, तो भी नहीं हो पाएगा। बिल्कुल जी, इसमें डॉक्टर ने भी अपना ईमानदारी से काम करना पड़ेगा कि रोगी को पूरा डिटेल में समझाए, भई आपकी बीमारी ये है, ऐसे बनी है, इस तरह से बनी है, आपने अपना ये सब कुछ बदलना पड़ेगा, तब अगर आप चिकित्सा लेना चाहें तो शुरू करें, नहीं तो छोड़ सकते हो। तो उसने भी और फिर रोगी ने भी पूरा तरह से मानना पड़ेगा, और चारों का ही जब कॉम्बिनेशन हो तभी हो पाएगी जी। नहीं आज के टाइम में रोगी भी सिर्फ ठेका ही दे रहा है जी,
और डॉक्टर भी टाइम ही नहीं दे रहा है, यानी कि बैलेंस ही नहीं है जी चारों चीज़ों के बीच में, इसलिए चिकित्सा नहीं हो पा रही है जी। ठीक बात है। आगे पढ़ेंगे जी। और अपन ने देख लिया है जी अभी तक जो अपन ने पढ़ा है, अपन ने गुणों को पढ़ा, ऋतुओं को पढ़ा, सब चीज़ों को समझ के हम इस अध्याय को पढ़ रहे हैं, पहले अध्याय को। तो हमने क्या निष्कर्ष निकाला है जी, पहले कि हमने रोगी को पूरा डिटेल में समझाना है जी। हमने देखो कोई भी रोगी आया है तो उसकी व्याधि का हेतु हमने ढूंढना है, फिर पूर्व रूप उपचय संप्राप्ति, इन सब का अच्छे से डायग्नोस करके उसकी संप्राप्ति को समझते हुए फिर उसको उचित लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताना है। इतना सब कुछ हमने करना है। फिर रोगी को अगर वो अपना सब कुछ चेंज कर पाएगा तो ही अपना चिकित्सा कैसे होगी, तो हमने अपनी चिकित्सा शुरू करनी है जी। नहीं तो अगर रोगी सिर्फ अपने पास भी उसी मेथड से आ रहा है तो उसको चिकित्सा देने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह के रोगियों को चिकित्सा देंगे तो शास्त्र में क्या बोला गया है जिसके बारे में एक बार वो पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 23 पे पढ़ो जी, त्याज्य रोगी। अंतिम पैरा है संजय जी, ये पढ़ो। जी गुरु जी। त्याज्य रोगी। चिकित्सक को चाहिए कि निम्नलिखित प्रकार के रोगियों की चिकित्सा न करे। नंबर 1, जिससे राजा या महाजन द्वेष करता हो, जो स्वयं अपना द्वेषी हो। नंबर 2, जो राजाओं श्रीमानों से द्वेष रखता हो। नंबर 3, वैद्य से द्वेष करता हो। नंबर 4, जिसके पास चिकित्सा के उपयोगी साधन न हो। नंबर 5, जो व्यग्र हो अर्थात जो चिकित्सा कराने में सक्रिय न हो और इधर उधर भटकता रहता हो। नंबर 6, जो रोगी चिकित्सक की आज्ञा के अनुसार चलना स्वीकार न करता हो। नंबर 7, जो गतायु हो, इसका ज्ञान ज्योतिष आदि से किया जाता है अर्थात जो अब अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। नंबर 8, जो अत्यंत क्रोधी हो। नंबर 9, शोकातुर अर्थात जो पुत्र स्त्री धन आदि के नाश से दुखी हो। नंबर 10, जो भीरु हो अर्थात जो पश्च कर्म आदि क्रियाओं से डरता हो। नंबर 11, कृतधन अर्थात जो दूसरे द्वारा किए गए उपकार को न मानता हो। नंबर 12, जो वैद्य मानी हो अर्थात जिसे वैद्य का ज्ञान न हो फिर भी अपने को वैद्य समझता हो। आगे वक्तव्य पढ़ना है। हाँ जी, हाँ जी। वक्तव्य। इन त्याज्य रोगियों के लिए सरकारी अस्पताल बने हैं, अतः व्यक्तिगत चिकित्सक इन झंझटों में न पड़े। यह शास्त्रीय उद्बोधन है। इनमें अक्षय तो मिलता है किंतु धर्म अर्थ यश की प्राप्ति नहीं हो सकती। महर्षि चरक ने भी पराक्रमता से इनकी चिकित्सा करने का निषेध किया है। देखिए चरक संहिता, इसी के आगे 7वें पद में कहा गया है, पहले रोगी की परीक्षा कर लें तभी चिकित्सा करना प्रारंभ करें। जी गुरु जी। पूरे का क्या निष्कर्ष निकला है संजय जी? गुरु जी ये 12 पॉइंटों में जो बताया गया ना, प्राइमरली वही बताया गया है कि जो मतलब लड़ाई झगड़े वाला हो, जिसकी राजा सेना बनती हो, मतलब वैद्य से भी द्वेष रखता हो, जो गुस्से वाला हो या बहुत डरपोक हो, जो मतलब पंचकर्म वगैरह करने पड़े, सब करने पड़े, उन क्रियाओं से डरता हो। फिर जो जैसे वैद्य ने बताया अगर वो ना करता हो, या फिर गतायु हो कि जो शीघ्र ही मरने वाला हो, या फिर जिसका पुत्र स्त्री धन के नाश से दुखी हुआ हो, तो इस तरह के रोगियों की ना तो चिकित्सा हो सकती है, ना ऐसे केस हाथ में लेने चाहिए। इसमें से एक आधा केस जैसे आप कई बार कहते भी हैं कि जवाब देके आप चिकित्सा कर सकते हैं, तो वैसा आप सेलेक्टिवली हो सकते हैं। हालांकि उसके लिए भी ये आचार्य जी ने मना किया है, उन्होंने महर्षि चरक जी ने जो लिखा कि पहले रोगी की परीक्षा करें फिर ही उसकी चिकित्सा आरंभ करें, तो ये कहा गया गुरु जी। ठीक है जी। ऊपर हमने पढ़े हैं जी कि चिकित्सा के चार पाद हमने पढ़े हैं और पढ़ा है कि जी चारों अपने आप में पूर्ण होने चाहिए तभी चिकित्सा सफल हो पाएगी। अब इसमें अगर कुछ गड़बड़ी आ रही है, अब मान लो जो रोगी है वो ऐसा है जिसके पास ना तो चिकित्सा के साधन हैं
और वो वैद्य से द्वेष करता हो या राजा महाजन से द्वेष करता हो, जो व्यगर हो, जिसके अंदर संयम नहीं है चिकित्सा करवाने का, वो 10 दिन किसी के पास दवाई खा रहा है, 10 दिन किसी के पास, 10 दिन ही अगर आपको लग रहा है कि ये आपकी बताई गई बातों को, संप्राप्ति को, हेतु, दिनचर्या, इन सबको अच्छे से सक्रिय नहीं है, उन सबको सुनने के लिए, जब सक्रिय ही नहीं है तो वो ट्रीटमेंट भी नहीं ले पाएगा। तो जब रोगी अपने पास आता है तो वो कितना गंभीर है अपनी बीमारी के प्रति, कितना सीरियस है, या बस वो ये है कि 10 दिन यहाँ से दवाई खा ले, 10 दिन वहाँ से, उस तरह का। तो किस तरह का रोगी है उसका अच्छे से हमने निष्कर्ष निकाल के फिर हमने चिकित्सा शुरू करनी है, क्योंकि आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है जी। आपने हाँ जी, एक बार पूरी कर लें बात, आप बीच में फिर अपना पॉइंट रखे तो। इसमें ऐसा कहा गया है जी, आयुर्वेद का जो टारगेट है कि भाई आपके पास कोई भी रोगी आया, अगर वो रोगी चिकित्सक के अनुसार जो चिकित्सा के लिए ज़रूरी नियम बताए गए उसके अनुसार चलने वाला हो तो आप उसकी चिकित्सा शुरू कर दो। चिकित्सा शुरू करोगे तो चिकित्सा का मतलब है कि रोगी ठीक होना चाहिए जी। ठीक होगा तो उससे आपको उपशय मिलेगा जी। ऐसा कहा गया है कि अगर आप उसमें पढ़ेंगे भेषज रत्नावली में बड़े अच्छे श्लोक है, अगर आप एक भी रोगी को पूरी तरह से ठीक करते हो तो वैद्य के बारे में ऐसा लिखा है कि उसका जो परिवार है वो कुल सहित उसकी 7 पीढ़ियां मोक्ष की अधिकारी बनती है। कुछ इस तरह के श्लोक है जी। मतलब आपका परसेंटेज ऑफ रेशो है जो चिकित्सा का वो अच्छा है। आपने डिसाइड करना है, अगर रोगी मानने वाला हो, इलाज लेने वाला हो तो ही इलाज शुरू करो जी, लेकिन उसको पूरी तरह से ठीक करने की कोशिश करो। और जो चिकित्सा में चारों पाद बताए गए ये मिलके और रोगी पूरी तरह से मानने वाला हो, इस तरह के रोगी का इलाज शुरू करो। अगर वो पूरी तरह से ठीक हो पाता है तो उस वैद्य का जो 7 पीढ़ियां हैं वो बोला गया है कि वो मोक्ष के अधिकारी बनता है जी। और जो वैद्य पूरी तरह से अभी परिपूर्ण ही नहीं है, बिना शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं है, ना शास्त्र के अनुसार चिकित्सा कर रहा है, ना हेतु, ना लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देख रहा है, कुछ भी नहीं देख रहा है, बस किसी भी रोग के लिए दवाइयाँ दे रहा है, तो उसको यमराज के स्वरूप माना गया है जी, कि उसके हाथ में यमराज के समान तलवार है, क्योंकि वो अनभिज्ञ है, उसको जानकारी नहीं है, वो शास्त्रों का अध्ययन उसने नहीं किया है, अनभिज्ञ है। तो एक जो शास्त्रोक्त वैद्य है जिसने अच्छे से शास्त्रों को पढ़ा है, पूरी बढ़िया तरीके से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से वो उपचार कर रहा है, तो जो उसकी जो तलवार है वो रोग को काट देगी। जो अनभिज्ञ है फिर भी चिकित्सा कर रहा है, वो रोगी को भी काट सकती है जी। तो जो परिपूर्ण है उसके लिए बोला गया, अगर वो पूरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से रोगियों को अच्छे से ठीक कर रहा है तो वो अपने कुल सहित मोक्ष का अधिकारी बनता है। और जो अनभिज्ञ है, जिसने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा है फिर भी वो चिकित्सा कर रहा है, खासकर जो ये पंचगव्य वाले आधी अधूरी चिकित्सा करते हैं, और ये आधुनिक चिकित्सा भी उसी कैटेगरी में है जी। क्योंकि ये क्या है जी, डॉक्टर का अपना कुछ भी वो नहीं है कि डॉक्टर, आयुर्वेद में तो वैद्य या डॉक्टर अपन क्या डिस्कस करते हैं जी, कि किसी रोग के लिए आप पटोल दो, उसको क्यों देना है, क्योंकि उसके अंदर ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं, जैसे उसमें आपका कुटकी है, चिरायता है, पटोल है, सारीवा है, मतलब ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो हम पढ़ रहे हैं कि वो वैद्य डिसाइड कर रहा है कि वो पित्त के आम का पचन करेगा, कफ के आम का पचन करेगा, आम का पचन होगा तो स्त्रोत शुद्धि होगी, इस तरह से व्याधि दूर होगी। तो आयुर्वेद में तो वैद्य निर्धारण करता है कि कौन सी औषधि क्यों दे रहे हैं, किस तरह से दे रहे हैं, कैसे काम करेगी। एलोपैथी में तो ऊपर से ऑर्डर आते हैं कि जी अब ये दवाइयाँ चल रही हैं, आप बीपी के लिए शुरू कर दो, इसने काम करना बंद कर दिया तो अब ये नई आ गई, ये दे दो, डेंगू में ये दो। यानी कि यहाँ आयुर्वेद में तो वैद्य डिसाइड करता है कि हमने रोगी के लिए क्या कॉम्बिनेशन तैयार करना है और वो किस तरह से कार्य करेगा। जैसे अपन ने डिटेल में पढ़ा कि जी एकेटी का क्या कार्य है, पटोल का, फिर वासा का, अलग अलग औषधियों का हमने कॉम्बिनेशन की। हम हर औषधि के डिटेल में जाके उसकी रस को देखते हुए, ऋतु के अनुसार देखते हुए, रोगी को गुणों को देखते हुए तब डिसाइड करते हैं क्या देना है। और आधुनिक चिकित्सा में तो जी ऊपर से जो रिसर्च आ रही है उसके अनुसार ही मेडिसिन चलती है। तो ये डिफरेंस है जी आयुर्वेद की। मतलब आयुर्वेद पूरी तरह से एक साइंस है जी, जो इतना डीप में काम कर रही है, ऋतु, गुण, रस, सब कुछ, फिर औषधि का निर्धारण हो रहा। और वहाँ पे क्या है, ऊपर से रिसर्च आ रही है। अब रिसर्च में क्या है जी, कंपनी, अपन कई बार इस पे डिस्कस कर ही चुके हैं। तो ये डिफरेंस है। तो चिकित्सक है जो, वो पूरी तरह से निपुण होना चाहिए। और चिकित्सा ये नहीं है जी कोई आया दवाई दे दी, वो चिकित्सा नहीं है जी। कोई भी आया है,
अगर वो लग रहा है आपको नहीं मानने वाला है तो छोड़ दो जी उसको। जो गंभीर है उसकी चिकित्सा शुरू करो। अगर वो ठीक हो रहा है तो हम मोक्ष के अधिकारी भी बनेंगे। अगर हम गलत तरीके से चिकित्सा कर रहे हैं, बिना शास्त्रोक्त चिकित्सा कर रहे हैं, कुछ भी लपेट रहे हैं, तो फिर वो उसको यमराज की उपाधि भी दी गई है। तो ये डिफरेंस है जी एक योग्य वैद्य और चिकित्सक तथा अनभिज्ञ चिकित्सक में जी। अब बोलो अनुपम जी, क्या सवाल था आपका? गुरुजी मैं तो ये पूछ रहा था, इसमें है ना, जिससे राजा या महाजन द्वेष करता हो तो उससे उससे क्या फर्क पड़ता है रोगी पे, वो पूछना चाह रहा था जी मैं थोड़ा। अब वो लक्ष्मण घायल हो गया था तो वो उसका राजवैद्य रावण का आ नहीं रहा था। अगर राजा को पता चल गया ये मेरे शत्रु को दवाई दे रहे तो राजा मार देगा जिसको। वो तो गुरुजी उस टाइम की बात है ना, अब तो ऐसा कुछ पता लगता है कोई ऐसा वो अभी कोई अनुपम जी कोई आतंकवादी हो सकता है ना भ्राता जी, कोई आतंकवादी आ गया आपके पास, देश का ऐसा भी हो सकता है। करोगे कि नहीं? ऐसा है, कोई रोगी ऐसा है अनुपम जी, मान लो जो भगोड़ा साबित हो रखा है, जिसके ऊपर कोई नाम रखा है, वो आपके पास चिकित्सा लेने आ गया है और आप उसकी चिकित्सा के लिए बैठे हो, तो बाहर से तो आपके ऊपर छापा पड़ेगा कि ये तो जिसको वो दे रहा था, छुपा रहा था, ये तो इसको प्रोटेक्शन दे रहा है। जी गुरुजी ऐसा भी तो हो सकता है ना, राजा देश का मतलब शान है और देश के लिए राष्ट्र के लिए कार्य कर रहा है और उससे कोई व्यक्ति द्वेष रख रहा है, तो यानी कि वो राजा का एक प्रकार से शत्रु हो गया और राजा के शत्रु को हम दवाई या पालन पोषण कर रहे हैं तो ठीक नहीं है ना। हाँ ठीक बोल रहे हो जी। विजय माल्या जैसे लोगों का चिकित्सा अपने को नहीं करनी है, सीधा सा निर्देश ये दिया। बिल्कुल जी। तो ये है जी, यहाँ पे वैध होना भी अपने आप में, चरक संहिता में एक श्लोक आता है जी कि जब भी कोई साथी, बाकी साथी अपना माइक बंद करे जी, आवाज गूंज रही है, कि जब भी आप आयुर्वेद की पढ़ाई करते हो, आप शास्त्रों की पढ़ाई करते हो और आप इस मैदान में उतरने वाले हो, तो जब आप अध्ययन कर रहे हो तो उस समय भी चरक ऋषि ये बोलते हैं कि उस समय वो एक नया जीवन है जी। एक नए जीवन में वैद्य है या जो भी अध्ययन कर रहा है वो एक नए जीवन में प्रवेश कर रहा है, उसका नया जीवन शुरू हो जाता है। तो देखो आजकल चिकित्सा कई तरह की चल रही है जी। अब कोई है रोगी आया है, दवाई दे दी है, कुछ दिन ठीक हो रहा है, फिर आ रहा है, फिर दे दिया, कुछ दिन ठीक हो रहा है, वो चिकित्सा नहीं है जी। शास्त्र ऐसा बोलता है कि जो शास्त्रोक्त परिपूर्ण वैद्य है, उस तरीके से आप रोगियों को ठीक कर रहे हो तो आप अपने कुल समेत मोक्ष के अधिकारी भी हो और आपको कुछ नहीं पता है, बस वैसे ही चला जा रहा है जी सिस्टम, कुछ संप्राप्ति समझ नहीं आ रही है, कुछ हेतु नहीं है, बस कुछ उठा के कुछ फार्मूले दिए जा रहे हो, तो वो चिकित्सा नहीं है जी। और उसमें क्या रहेगा, आप शास्त्रोक्त वैद्य है, आपके पास रोगी आया, नहीं मानने वाला है तो छोड़ दो जी, जो मान रहा है उसको ही चिकित्सा दे दो। महीने में आप 20-30 को ठीक कर पाओगे, ठीक है। आयुर्वेद का काम इसलिए तो हर कोई आयुर्वेद में प्रैक्टिस नहीं करता जी, क्योंकि स्लो चलता है। पहले तो आपके पास दिन में 10 रोगी आए हैं, आप समझाओगे तो चिकित्सा उसमें से कोई 2 या 3 ही ले पाएंगे, मतलब तैयार होंगे चिकित्सा के लिए, और पूर्ण कोई एक ही कर पाएगा। तो इसलिए स्लोनेस है। इस आयुर्वेद वाले भी एलोपैथी में क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि वो भी दबाने वाली चिकित्सा दे रहे हैं जी, जल्दी के चक्कर में बस दबा दो और अपना काम जल्दी बढ़े। अगर आप पूरा शास्त्रोक्त करोगे तो 10 में से कोई 2-3 रोगियों को ही आपकी बात समझ आ पाएगी, उनमें से 1-2 ही पूर्ण इलाज लेगा। ये रेशो है जी। इसलिए ज्ञान का अभाव होने के कारण यहाँ संघर्ष अधिक है, अगर कोई पूरा शास्त्रोक्त चिकित्सा कर रहा है तो जी। तो चिकित्सा का मतलब है किसी भी रोगी को पूरी तरह से ठीक करना जी, वो चिकित्सा है। आपने कुछ टाइम दवाइयाँ दे के उसके सिस्टम को दबा दिया, वो चिकित्सा नहीं है। डिफरेंस समझ पा रहे हो जी आपने, कैसा चिकित्सक बनना है? हाँ गुरुजी, क्लियर एकदम। बिल्कुल है। तो इसमें ये कुछ नियम बताए गए हैं कि अगर रोगी इस तरह का है, जो आपकी बात न मानने वाला है, जो जिसके अंदर संयम नहीं है, जितने भी ये 12 पॉइंट बताए गए, तो इस तरह के रोगी की आपने चिकित्सा नहीं करनी है। उसके लिए बोला गया है जी सरकारी हॉस्पिटल में भेज दो, क्योंकि इस तरह का रोगी से आपको कोई उपशय नहीं मिलेगा जी, आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। ना तो आपकी वो क्या कहेगा, भई मैं आयुर्वेद से ठीक नहीं हूँ या वैद्य में दम नहीं है, जबकि चिकित्सक वो चिकित्सा सीरियस होके ले ही नहीं रहा है जी। तो उससे आपको अपशय ही मिलेगा, उपशय नहीं मिलेगा। तो उससे किसी तरह का लाभ मिलने वाला है नहीं, वो आपकी प्रैक्टिस को और बिगाड़ने ही वाला है। इस तरह के रोगी को छोड़ दे तो बेहतर है जी।
तो इसमें बोला गया है कि आपने अपनी प्रैक्टिस को अच्छा करने के लिए किस तरह के रोगियों को पकड़ना है, और जो रोगी बिल्कुल ही मरने वाला हो, वो तड़फ रहा है और लेकिन डॉक्टरों ने भी उसको ये बोल दिया कि भाई इसकी घर सेवा कर लो, आप जवाब दे के चिकित्सा कर सकते हो इस तरह के रोगी की। तो ये है जी कि चिकित्सा के 4 पाद और किस तरह के रोगी ठीक होंगे, किनकी चिकित्सा हमने करनी है जी। अब पढ़ेंगे जी पेज नंबर 22 पे साध्य असाध्य अनुसार व्याधियों के भेद, यानी कौन आयुर्वेद की ये सबसे बड़ी विशेषता है जी कि जब आप पूरा शास्त्र को पढ़ लोगे तो आप रोगी को ये बता सकते हो जी कि आपका रोग साध्य है या असाध्य रहेगा या याप्य रहेगा, यानी कि आप ठीक होने वाले हैं कि नहीं होने वाले हैं या दवाइयों के सहारे ही चलोगे। अब ये कैसे डिसाइड होगा? मेनली व्यक्ति की अग्नि में बल कितना है। अग्नि में बल है तो उसका रोग ठीक हो सकता है जी। अगर अग्नि बिल्कुल ही डैमेज हो गई है और कोई, जैसे एक रोगी की बात करी थी अपन ने कि पिछली सर्दियों में अग्नि मंद थी फिर भी उसने मांसरस का सेवन किया तो उसका पूरा दीपन पाचन अनुलोमन बिगड़ के जी किडनी फेलियर हो गया और क्रेटिनिन बहुत हाई चला गया, फिर डायलिसिस करवा के ये सब आया। इस तरह का अगर रोगी आ रहा है तो वो नहीं ठीक होगा जी, वो असाध्य ही रहेगा, क्योंकि अग्नि मंद फिर भयंकर अग्नि को और मंद करने वाले आहार विहारों का सेवन किया, फिर दीपन पाचन अनुलोमन पूरा डैमेज हो गया, किडनी ने काम करना ही छोड़ दिया। तो कौन सा रोगी असाध्य होगा? जिसकी अग्नि अब बिल्कुल ही डैमेज हो चुकी हो वो रोगी असाध्य रहेगा जी। जिसकी अग्नि में बल है उसको फिर भी हम कवर कर सकते हैं, और डिपेंड करेगा कि उसके रोग पैदा करने वाले हेतु कितने बलवान रहे हैं जी, उसके आधार पर डिसाइड होगा साध्य असाध्य है रोग या याप्य है। इसको पढ़ो जी, साध्य असाध्य के अनुसार व्याधि के भेद। साध्य असाध्य के अनुसार व्याधि के भेद। साध्य तथा असाध्य इस प्रकार के दो भेद होते हैं। इनमें भी पुनः दो भेद होते हैं, सुख साध्य एवं कष्ट साध्य। इसके बाद असाध्य के पुनः दो भेद होते हैं, याप्य कुछ दिन चिकित्सा द्वारा चलाने योग्य और अनुपक्रम अर्थात चिकित्सा के अयोग्य या प्रत्याख्य जवाब देकर चिकित्सा करने योग्य। क्या समझ में आया यहाँ तक संजय जी? गुरुजी, दो तरह के रोग है, मतलब साध्य और असाध्य। इसमें भी फिर फर्दर दो डिवीजन है। साध्य क्या है कि एक तो सुख साध्य है कि वे सुख शांति से आसानी से हो जाएंगे, ज्यादातर इसमें शमन चिकित्सा के वाले रोगी मेरे ख्याल से आते होंगे। फिर कष्ट साध्य है जिसमें वमन विरेचन वगैरह बस्ती वगैरह ये सब करना पड़ता है, तो ये थोड़े कष्ट देके साध्य मतलब कर पाए, रोग ठीक कर पाए, तो ये कष्ट साध्य रोग हो गए। अब आ गया असाध्य में। असाध्य पहले जो रोग ठीक ना हो उसके, अब उसमें भी दो भेद है। याप्य कि भाई कुछ दिन चिकित्सा देके भाई गड्डी चलती रहेगी उसकी, जब तक चिकित्सा चल रही है ठीक चल रहा है, चिकित्सा चल रही है ठीक चल रहा है, वैसे वाला। एक जो आगे उसकी दूसरी कैटेगरी आ गई अनुपक्रम अर्थात चिकित्सा के अयोग्य, मतलब चिकित्सा के अयोग्य है, मतलब कुछ भी करेंगे कुछ हो नहीं पाएगा ऐसी लगता है, बट फिर भी ऐसे केस में उसको जवाब देके चिकित्सा कर सकते हैं, एक कुछ हो जाएगा। बिल्कुल जी। तो जब हम चिकित्सा करते हैं तो रोगी आते ही ये सवाल रखता है जी, खासकर आयुर्वेद में जरूर रखता है, क्योंकि एलोपैथी में तो डॉक्टर के सामने बोलता नहीं है, आयुर्वेद में जरूर बोलेगा जी कितने दिन में ठीक होगा। पहला सवाल यही रहेगा आप लोगों के सामने रोगी का कि जी कितने दिन में ठीक हो जाऊंगा। तो अब हमने क्या जवाब देना है जी? तो जब हमारा पूरा शास्त्रोक्त अध्ययन होगा तो उसके आधार पे या अग्नि के बल के अनुसार या रोग की क्या स्थिति है और क्या उसमें हेतु और संप्राप्ति रही है, उसके आधार पे हम देखेंगे कि उसका रोग साध्य है या असाध्य है। पहले तो ये डिसाइड करेंगे, फिर बताएंगे कि जी आपको 2 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे या 6 महीने लगेंगे। तो साध्य असाध्य का विचार करेंगे और फिर अपन उसमें देखेंगे कि वो साध्य में भी सुख साध्य है या कष्ट साध्य है। तो इसमें कहा गया है जी साध्य असाध्य के अनुसार व्याधि के भेद। साध्य बोला गया है जो जड़ से ठीक हो सकता है, असाध्य बोला गया है जो जड़ से ठीक नहीं होगा जी। तो पहले तो दो भेद बता दिए गए हैं कि व्याधि जड़ से ठीक होने वाली है या असाध्य ही रहेगी। साध्य में भी फिर दो तरह की स्थिति बताई गई है, एक जो सुख से साध्य हो सकेगा यानी समन औषधियों के द्वारा ठीक हो जाएगा,
दूसरा रोग साध्य तो है लेकिन उसमें शोधन चिकित्सा करनी पड़ेगी, इसमें कष्ट साध्य, रोगी को कष्ट आएगा जी चिकित्सा देते समय। तो साध्य में के दो भेद है, एक सुख साध्य एक कष्ट साध्य, और एक फिर असाध्य है। असाध्य में भी दो भेद है जी, एक जो दवा दे के चलता रहे रोगी जब तक दवा खा रहा है, दूसरा है कि जिसको जवाब दे के चिकित्सा करी जा सके। तो आगे जब हम हर व्याधि का हेतु संप्राप्ति लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देखेंगे तो उसके बाद हमें पता चलेगा कि कोई भी रोग वो साध्य है या असाध्य है, साध्य में भी वो सुख साध्य है कि या कष्ट साध्य है, और असाध्य में वो दवाइयाँ दे के रोगी कंट्रोल बना रहेगा उस तरह का, या असाध्य जवाब दे के ही चिकित्सा करनी पड़ेगी जी। तो इसका ज्ञान हमें होना बहुत ज़रूरी है जी, क्योंकि उसी के आधार पे हमारा डिसाइड होगा कि उसमें समन चिकित्सा देनी है, शोधन देनी है, जवाब दे के चिकित्सा करनी है, या उसको पहले ही बोल देना है कि भाई आपकी अंग्रेजी दवाइयाँ तो बंद हो जाएगी लेकिन आयुर्वेदिक आपने खानी ही पड़ेगी। तो आपको बेनिफिट ये है कि अंग्रेजी खा रहे हो तो वो कई तरह के और साइड इफ़ेक्ट पैदा करेगी, आयुर्वेदिक खा रहे हो तो साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, आपकी गाड़ी चलती रहेगी जी। यहाँ तक जो अभी तक पढ़ा है, किसी भी साथी का कोई सवाल हो तो रख सकते हैं जी। जो आज अभी तक पढ़ा है जी। नहीं तो आगे पढ़ो जी। अब आगे है जी सुख साध्य रोग के लक्षण, यानी कि किन लक्षणों के आधार पे हम देखेंगे कि एक सुख साध्य है और समन औषधि से ही ठीक हो जाएगा जी। पढ़ो जी। सुख साध्य रोग के लक्षण। जिस रोगी का शरीर सभी प्रकार की चिकित्सा विधियों को सहन करने में सक्षम हो, जो युवक हो यानी बालक या वृद्ध न हो, जो जितेंद्रिय हो, जिसका रोग किसी मर्म स्थल से उत्पन्न न हुआ हो, जिस रोग के उत्पादक हेतु पूर्ण रूप आदि थोड़े एवं सामान्य हों, जिसमें अभी तक कोई उपद्रव पैदा न हुआ हो, तथा जिसमें दूष्य, देश, ऋतु एवं प्राकृतिक समान न हो। चिकित्सा काल में उक्त चार पाद अपने अपने गुणों से संपन्न हो। सूर्य, चंद्र आदि ग्रह अनुकूल हो। रोग एक दोष से उत्पन्न हो, एक मार्गगामी हो और रोग नया हो। आगे वक्तव्य पढ़ना गुरु जी। इसमें डिस्कस कर लो जी कि सुख साध्य रोग के क्या लक्षण है, क्या कहा गया है, किन लक्षणों के आधार पे हम देखेंगे कि ये रोगी अभी ठीक हो सकता है और इसकी बीमारी में इसको ज्यादा कष्ट नहीं आएगा जी। इसमें ऐसा कहा गया गुरुजी कि एक तो मैं पीछे से पढ़ता हूँ, वहां से थोड़ा सा ज्यादा जल्दी अच्छी समझ में आएगा ये, कि जो रोग है एक ही हो, मतलब कि एक वात का हो, पित्त का हो या कफ का हो, मतलब एक ही उसमें तीन में से एक दोष बिगड़ा हो और नया रोग हो, तो ऐसा होगा तो जल्दी पकड़ में आएगा और जल्दी उसका इलाज कर पाएंगे। फिर दूसरा है कि जो रोगी है वो सक्षम हो और बलवान हो और युवक हो और जितेंद्रिय हो, ताकि वो चिकित्सा के दौरान जो भी चीजें हों तो उसको सहन कर पाए ताकि उसका इलाज हो पाए। फिर है कि उसके कोई मर्म स्थल से उत्पन्न हुआ हो। तो मर्म स्थल से उत्पन्न हुआ, इसका मीनिंग थोड़ा सा आप बता दीजिए गुरु। मेरे हिसाब से तो ऐसा है कि कोई मतलब कमजोर भाग में मतलब ये रोग ना हो, ताकि उस पर अगर कोई चिकित्सा करे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो तो मतलब उसको बहुत परेशानी ना बढ़ जाए। मर्म स्थल उस पॉइंट को बोलते हैं जहां पे आघात लगते ही मृत्यु होने की संभावना हो जी, जहां पे आघात लगते ही मृत्यु होने की संभावना हो, तो वहां पे रोग ना पैदा हुआ हो जी। ठीक, सामान्य हो और जिसमें अभी कोई उपद्रव न हुए, मतलब बहुत बुरी हालत में नहीं पहुंचे हो रोग, मतलब नया रोग है और थोड़ा सामान्य हालत में ही है। देश, ऋतु एवं प्राकृतिक समान न हो। तो इतना ही बोला गुरु जी, इतना ही समझ में आया कि ये वाला थोड़ा पॉइंट बता दीजिएगा थोड़ा
जिसमें दृश्य, देश, ऋतु एवं प्राकृतिक समान न हो। जिसमें दृश्य, देश, ऋतु एवं प्रकृति समान ना हो। दृश्य है जी, मतलब व्याधि ऐसे ऑर्गन में ना बनी हो। जैसे हमने पढ़ा जी कि वात वाले को शुगर बन गई है, तो वो ठीक नहीं हो पाएगी, क्योंकि उधर चिकित्सा करेंगे तो वो बढ़ जाएगा, उधर करेंगे तो वो बढ़ जाएगा। दूसरा बोला गया है अंग को जी, भाई कोई अंग में ऐसे में ना बनी हो, या अंग या धातु में ऐसे में ना बनी हो जिसमें चिकित्सा विपरीत पड़ रही हो जी। दूसरा देश, मतलब चिकित्सा ऐसी ना हो कि कमजोर व्यक्ति है, जैसे वात का व्यक्ति है और उसमें ब्लॉकेज जैसी स्थिति हो गई है। क्यों हो गई है? ठंडा खाया है, चिकना खाया है और बासी खाया है, और वो गर्मियों के टाइम में हो गई है, तो वहाँ पे वात का शरीर है, ब्लॉकेज जैसी चिकित्सा है, तो वहाँ पे चिकित्सा देंगे तो वो कहीं ना कहीं रोग को ठीक करते हुए उसके शरीर में दोषों का संचय करेगी। या रोग को ठीक करने के लिए जो चिकित्सा देंगे वहाँ पे फिर ऐसी चिकित्सा देनी पड़ेगी, जैसे कटु तिक्त कषाय देंगे जी, आम को हटाने के लिए तिक्त कषाय देंगे, कटु तो दे नहीं पाएंगे उस समय, तिक्त कषाय देंगे तो वो वात को भी बढ़ा देंगे। मतलब चिकित्सा ऐसी ना हो जिससे एक रोग तो ठीक हो रहा हो लेकिन किसी और की वृद्धि हो रही हो जी। तो दृश्य, देश, ऋतु एवं प्रकृति ये सब अनुकूल हो, यानी विपरीत ना पड़ रही हो, तब चिकित्सा नहीं हो पाएगी जी। संजय जी, ठीक है गुरुजी, क्लियर हो गया। जिसमें अभी तो कोई उपद्रव पैदा ना हो, इसका मतलब है कि एक रोग तो बना है लेकिन उसके साथ साथ और अन्य व्याधियां ना बन गई हो, तो वो ना हो। तो ये है जी कि कौन सा रोगी का रोग सुख से साध्य हो सकेगा। जिसको कोई भी चिकित्सा दे दो जी, आप समन दे दो, शोधन दे दो, आसानी से ले सकता है, तो वो सुख साध्य है। वो युवा हो, वृद्धियां बालक ना हो, जितेंद्रिय हो, मर्म स्थल में रोग ना पैदा हुआ हो, जिसके हेतु और पूर्व रूप भी थोड़े ही हो, नया हो, कोई उपद्रव ना हो, दूसरे देश, ऋतु, प्रकृति सब अनुकूल हो और चारों पाद संपूर्ण हो, तो इस तरह की रोगी की चिकित्सा है वो जड़ से हो सकेगी जी, और उसको कष्ट नहीं आएगा जी। आगे वक्तव्य के बाद थोड़ा पढ़ दो, इसमें अच्छे पॉइंट्स दिए हैं जी कुछ। ठीक है गुरुजी। वक्तव्य। यद्यपि यह कोष्टांकित पद अष्टांग हृदय सूत्र स्थानम अध्याय 2/26 का है, फिर भी यह प्रसंगोचित है, अतएव कुछ विद्वान इसका यहाँ भी संग्रह करते हैं। रोग के भेदों का वर्णन करने के बाद अब यहाँ साध्य रोगी के स्वरूप का विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है। सर्वोधम देही अर्थात जो तीक्ष्ण, मध्यम, मृदु सभी प्रकार के औषधियों को तथा शोधन शमन चिकित्सा के में प्रयुक्त विष, क्षार आदि द्रवों के प्रयोगों को सहन कर सके। उसके आगे श्री अरुण दत्त कहते हैं, यह विचार उनका केवल इस अंश से माना जा सकता है कि पुरुष शरीर से स्त्री शरीर मृदु होता है, अन्यथा चिकित्सा क्षेत्र में पुरुष शब्द से प्राणी मात्र का ग्रहण किया जाता है। आप देखें, खाद्य श्वेतना पष्ठ धातव पुरुष समृत, और भी वेदनानामेष्ठान्न मनोदेहेन्द्रिय रोगों की साध्यता एवं असाध्यता का विचार हम स्त्री शरीर में भी करेंगे। जितामन्य, जिसने अपनी इंद्रियों के साथ आत्मा को जीत लिया है, अर्थात जिसे विषयों के उपयोग की प्रवृत्ति न हो। अमवर्ग, जो रोग मर्मों, प्राणहर मर्मों, सिर, हृदय, बस्ती आदि से उत्पन्न न हुआ हो। अनुपद्रव्य, वर्तमान में उत्पन्न रोगों के बाद जो दूसरा रोग उत्पन्न हो जाता है उसे उपद्रव कहते हैं।
इसके रहित अर्थात अर्थात पूर्व चिकित्सा में जो बाधक हो, अतुल्य, दुष्य, देश, शक्ति, प्रकृति। अतुल्य जो रोग के समान न हो, जैसे दुष्य, मेदस तथा मज्जा में उत्पन्न रोग, अनुपदेश में जाड़े में उत्पन्न रोग। रोगी वात प्रकृति का हो और उसका पित्त दोष प्रकोपित हो तो सुख साध्य होता है। अतुल दुष्य शीत गुण प्रधान, कफ में उष्ण गुण प्रधान रक्त का दूषित होना। अतुल देशज्य रोग, अनुपदेश में पित्त दोष से उत्पन्न रोग। अतुल्य ऋतु, शरद ऋतु में कफज रोग। अतुल्य प्रकृति, पित्त प्रकृति वाले पुरुष को कफज रोग की उत्पत्ति। ये सुख साध्य के लक्षण हैं। कहीं चिकित्सा क्षेत्र में विपरीत स्थिति के भी दर्शन होते हैं। रक्त गुल में अभी अर्थ स्पष्ट है। पाद चतुष्ट की उपलब्धि भी चिकित्सा सौकर्य से सहायक होती है। गृहवनेषु आयुर्वेद का ज्योतिष शास्त्र से घनिष्ठ संबंध है, अतएव अनुकूल ग्रह नक्षत्र आदि की चर्चा यहाँ की गई है। एक दोष मार्ग, तीनों में से किसी एक दोष का होना। द्विदोषज, त्रिदोषज रोग उत्तरोक्त कष्ट साध्य तथा असाध्य होते हैं। मार्ग तीन प्रकार के कहे गए हैं, बाह्य, अंतर, मध्य। नवः प्राय नए रोग सुख साध्य होते हैं, वे ही रोग विलंब कर देने से कष्ट साध्य हो जाते हैं। अतएव कहा गया है, सुख साध्य सुखोपाय कालेनापने साध्यते। तो ये है गुरु जी। इसमें ये ऊपर वाले को पूरा खोल दिया है जी। अब पढ़ो जी, कष्ट साध्य रोग के लक्षण। कौन सा रोग कष्ट साध्य रहेगा? कष्ट साध्य रोग के लक्षण। कष्ट शब्द का अर्थ है कष्ट। कष्ट साध्य वे रोग होते हैं जिनमें शस्त्र, क्षार, अग्नि, कर्म तथा विष आदि के प्रयोग किए जाते हैं। जिन रोगों में ऊपर कहे गए सुख साध्य के लक्षण संकर मिले जुले हो, अर्थात पूर्ण रूप से विद्यमान न हो। इसका क्या मतलब हुआ जी? रोग कहाँ कहाँ पैदा हुआ हो, क्या मतलब हुआ इसका? ये बताए गुरु जी के जो कष्ट साध्य रोग है, तो इनमें शस्त्र का, क्षार का, अग्नि का, विष का ये सब प्रयोग किए जाएंगे। और जो आसानी से थोड़ा ठीक ना हो गए, जो ऊपर कहे गए सारे रोग थे जो सुख साध्य थे, तो वो कष्ट साध्य रोग होते हैं। ये है गुरु जी। ठीक है जी। अगला और पढ़ दो, याप्य रोग के लक्षण। याप्य रोग के लक्षण, ये उस रोग को याप्य कहते हैं जिसमें पूर्वोक्त सुख साध्य के लक्षणों से विपरीत लक्षण हो, किंतु आयु के शेष रहने के कारण तथा पथ्य, आहार विहार तथा औषध चिकित्सा के अभ्यास लगातार सेवन करने के कारण रोगी चल फिर सक रहा हो। वक्तव्य पढ़ो गुरु जी। पढ़ दो जी वक्तव्य भी। पहले इसमें डिस्कस कर लो क्या कहा गया है, फिर वक्तव्य पढ़ना जी। यहाँ पे ये कहा गया है कि जो जड़ से तो नहीं मिट सके, बट चूंकि उसकी आयु बची है, बंदा और कुछ साल गुजार सकता है और लगातार प्रॉपर औषधि का सेवन करता रहे, तो वो चल फिर सकता है, अपने सब काम कर सकता है। तो वैसे रोग याप्य रोग कहे गए हैं। ठीक है जी, अब वक्तव्य पढ़ दो। वक्तव्य, याप्य चिकित्सा की वह स्थिति है जिसे चिकित्सक पूर्ण रूप से स्वस्थ कर देना चाहता है, किंतु ऐसा कर नहीं सकता, और यह चिकित्सा तब तक चल सकती है जब तक रोगी की आयु शेष है। इसके संबंध में विशेष विवरण देखें। अर्थात जो रोग उचित चिकित्सा करने तथा पथ्य सेवन करते रहने से कुछ शांत रहता है, उसे याप्य कहते हैं।
व्याकरण शास्त्र में याप्य का अर्थ कुत्सित या निंदित है, देखे याप्य पाश्य। तो ये आगे उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया उन्होंने कि भाई जो चिकित्सा लेता रहे, पथ्य का ध्यान रखे, तो जितने उसका जीवन शेष है तो वो चल फिर के प्रॉपर तरीके से गुजार सके, उसको याप्य चिकित्सा कहा गया। यानी कि रोग ऐसा हो गया है कि वो जड़ से ठीक हो नहीं सकता, लेकिन अगर रोगी अपना आहार विहार का ठीक से पालन करे, हेतुओं को बंद रखे और वो दवाई ले, तो रोग बस कंट्रोल रह सकता है। यानी वही बात आ गई है जी कि अगर कोई रोग लंबे टाइम तक 5-10 साल तक शुगर की दवाई खा रहा है, तो वो एलोपैथी छोड़ के आयुर्वेद पे आ सकता है, लेकिन जड़ से बंद नहीं हो पाएगी जी। कोई बीपी की 10 साल से गोली खा रहा है, तो वो आयुर्वेद की दवाई शुरू हो सकती है, हालांकि बीपी ठीक हो जाता है जी। और इसी तरह से अन्य व्याधियों की ये ऐसी स्थिति है जिसमें रोग इतना लंबा चल गया है कि वो दवाइयों के सहारे चलना पड़ेगा रोगी को। लेकिन बेनिफिट ये है कि एलोपैथी की जगह वो आयुर्वेद पे आ सकता है और उसको साइड इफेक्ट नहीं होगा। नहीं, एलोपैथी तो 1 से 5 बीमारियां जल्दी ही ले आती है जी। जय गुरु जी। अगला है कि कहाँ हमने जवाब दे के चिकित्सा करनी है, इसके बारे में पढ़ो जी। प्रत्याख्य रोग के लक्षण। इस रोग को अनुपक्रम भी कहते हैं, जो सुख साध्य लक्षणों से अत्यंत विपरीत हो, जो औत्सुक्य, मोह तथा अर्ति बेचैनी लक्षणों वाला हो, जिसमें अरिष्ट लक्षण दिखलाई दे रहे हों एवं जिसमें ज्ञानेंद्रियां का नाश हो गया हो। वक्तव्य। उक्त 33वें श्लोक में कहे गए सभी लक्षण असाध्य रोग के हैं। आप भी लक्षणों पर ध्यान दें। औत्सुक्य भाव को आप रोगी में इस प्रकार देखेंगे: अधिक प्रसन्न होना या उठ उठ कर दौड़ना आदि, या मोह, बेहोशी, प्रलाप, अंट संट बकना आदि, अर्ति, बेचैनी, हाथ पांव का पटकना या सिर को घुमाते रहना, दृष्ट रिष्ट, जिसमें अरिष्ट मृत्युकारक लक्षण दिखाई दे रहे हों। आयुर्वेद में रिष्ट तथा अरिष्ट दोनों शब्द समानार्थक हैं। अक्षनाशन अर्थ का अर्थ है ज्ञानेंद्रियां, इनकी क्रिया शक्ति का जिस रोगी में नाश हो गया हो, अर्थात जो संज्ञा शून्य हो गया हो, उत्तम चिकित्सा घर के लोगों से उसमें रोगी की विषम असाध्य स्थिति को बतलाकर उसकी चिकित्सा न करें। देखिए, न करें आ गया है जी, जिसमें हम बोल रहे थे ना, एक बार डिस्कस कर रहे थे, जहां दुबे जी और विक्की जी का सवाल था कि मान लो कोई रोगी ऐसा आ गया है जहां हमें लग रहा है कि भाई ये ठीक नहीं हो पाएगा, और या हमें ऐसा लग रहा हो कि ये ज़्यादा लंबा भी नहीं चल पाएगा, तो उसकी एग्जैक्ट स्थिति आप लोगों ने बता देनी चाहिए जी। वो बोल रहे हैं कि उससे, इन्होंने बोला था कि उससे अगले वाले नाराज हो जाएंगे। कोई नाराज नहीं होगा जी। वैद्य का कर्तव्य है कि एग्जैक्ट स्थिति रोगी को बताना कि भाई आपका रोग किस अवस्था तक है, आप ठीक होंगे कि नहीं होंगे, होंगे तो कब तक हो सकती हैं, नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे। क्योंकि जो चीज़ आयुर्वेद में अगर असाध्य हो गई है, तो जहाँ आयुर्वेद असाध्य स्थिति में आ गया है, तो एलोपैथी तो जी साध्य रोगों को ही ठीक नहीं कर पाता है। क्योंकि आप देखते हैं कि अगर किसी को एक बार बीपी की गोली हो गई है शुरू, तो वो जीवन के आखिरी दिन तक चलती रहती है। यही हाल शुगर, थायराइड और अन्य बीमारियों का है। तो हम उनको एक बेहतर विकल्प एक तो ये दे सकते हैं कि जिनका रोग याप्य है कि भाई आप ऐसी दवा खाने से जिससे और साइड इफेक्ट बढ़ रहा है, आप उनको आयुर्वेद पे ला सकते हो कि जब तक जिएंगे ठीक ठाक जिएंगे, टाइम निकल सकता है। जब तक टाइम निकलेगा ज़्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। नहीं, एलोपैथी में तो आप देखते हैं कि लोग दवा खाते ही रहते हैं जी, और उधर सिम्टम भी चलते रहे, लेकिन कोई खास फायदा उनको नहीं मिलता है। और कुछ व्याधियाँ ऐसी है, जैसे आयुर्वेद में तो अपन देखते हैं जी, भारी व्यक्ति को बीपी हुआ है कि पतले को हुआ है कि मध्यम को हुआ है, फिर उसके हिसाब से अपन उसके शरीर में गुणों को बैलेंस करने का प्रयास करते हैं, और वहाँ उनकी गोलियां भी बंद हो जाती है, चिकित्सा में सफलता मिलती है। एलोपैथी में कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है, क्योंकि मेडिसिन ही ऊपर से निर्देशित होती है, तो वो डॉक्टर ने तो वो रिकमेंड ही करनी है, लिखना ही है। तो ये डिफरेंस है जी आयुर्वेद में। और हम
कितना हेल्प कर सकती है रोगी का, वो डिपेंड करता है कि हम चीज़ों को कितना समझ पा रहे हैं जी। जी गुरुजी। तो इसमें बोला गया है कि भाई इस स्थिति में जब रोगी ऐसा लग रहा है तो उसके घर वालों को साफ स्पष्ट बोल देना चाहिए जी। जैसे मैं बता रहा था कि वो एक केस था, लड़का 24-25 साल की उम्र है, शुगर है उसको 4-5 साल से शुगर है, वात का शरीर है, दुबला पतला है। अब वो खुद के टेस्ट करवाए, घरवाली के टेस्ट करवाए, घरवाली को कोई समस्या है ही नहीं जी। फिर वो सामान अपने पास से लेते हैं, मतलब देने डेली रूटीन दिनचर्या का। तो उनकी माँ एक बार आई कि वो बोली कि जी मेरे बच्चे ऐसे-ऐसे है, तो इसको कंसीव नहीं हो पा रहा। तो मैंने उसको आराम से बिठा के उनको बता दिया कि भई आपके बच्चे को ऐसी बीमारी है और इसका शरीर सूखा हुआ है और इसको आगे बच्चे कभी नहीं हो सकते जी। वो बता दिया, उसने स्वीकार कर लिया। भई आप घरवाली आपकी बहू के कितने टेस्ट करवाते रहो, उसको और बेचारी को क्यों परेशान कर रहे हो? ऐसा नहीं है, अब उनको समझ में आ गया जी हाँ, कि स्थिति ऐसी है, अब नहीं हो पाएँगे। भई आप कितना ही पैसा खर्च कर लो, कितना भी पैसा लगा लो, इसको संतान नहीं हो सकती जी। अब उसको हम ये सोचें कि मैं ऐसा बोलूँगा तो नाराज़ हो जाएँगे। वो आपके पास से चले गए, किसी बढ़िया डॉक्टर ने उसको अच्छी राय दे दी, उसको अच्छे से समझा दिया, तो वो क्या बोलेगा आपको? भई उसने तो अच्छा नहीं बताया, इस डॉक्टर ने कम से कम सच्चाई तो बता दी। ऐसा घबराना नहीं है जी कि वो अगला क्या सोचेगा। आपने सही स्थिति ही बतानी है। अगर आपको लग रहा है असाध्य है, तो उसको ध्यान से समझा दो जी, धैर्यपूर्वक। अगर आपको लग रहा है कि हो सकता है, तो वो भी समझा दो, नहीं हो सकता है तो वो भी। तो जो एग्ज़ैक्ट स्थिति है वो मरीज़ को बता देनी चाहिए, ताकि वो अपना समय, पैसा बर्बाद ना करे जी। क्यों संजय जी? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो गुरुजी। और ये शुगर वाले की जो चिकित्सा है ना गुरुजी, वो क्वेश्चन आंसर आएगा तब मैं थोड़ा सा पे अपने विचार रखूंगा कि कैसे मुझे लगता है कि शायद संभव हो। ठीक है जी, तो आज का हमारा ये अध्याय हुआ कंप्लीट जी। हमारा पहला अध्याय कंप्लीट, तीसरा अध्याय हमारा ऋतुचर्या का वो कंप्लीट है जी। और गुणों के ऊपर, ऋतु के ऊपर हम पढ़ चुके हैं। बीच में कुछ और अध्याय हमने पढ़े हैं, मात्रा सीति अध्याय हमारा कंप्लीट है। अब जितना टाइम बच गया इसमें क्वेश्चन आंसर रखेंगे। दूसरे अध्याय के बारे में ऐसा है जी, इसको आप सभी साथी अपने आप भी पढ़ सकते हो जी। मैं ये बोलूँगा आप दूसरे पे ज़्यादा समय ना लगाएं, आप सभी अपने लेवल पे पढ़ो। दूसरा, पढ़ते हुए अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वो आप क्लास में डिस्कस कर लो। दूसरा में ऐसा कुछ नहीं है कि जो ज़्यादातर प्रैक्टिकल चलेगा जी, अपनी प्रैक्टिस में ज़्यादा काम आएगा। ये ऐसा अध्याय है, इसको आप सब अपने आप भी समझ सकते हैं जी। अगर आप चाहें तो इसको पढ़ा सकते हैं, नहीं तो अपने आप पढ़ो, कोई समस्या आए तो पूछ लो जी। क्योंकि हम चाह रहे हैं कि अगर 1 डेढ़ साल जितना भी आप पढ़ना चाह रहे हो तो कम से कम प्रैक्टिकली ही आप लोगों को पढ़ा सकें जी, जो प्रैक्टिकली काम आना है। अब दूसरे के ऊपर आप लोग डिसाइड कर लो, पढ़ना है कि अपने आप पढ़ लोगे जी। दूसरा पढ़ लेंगे गुरुजी, सिंपल है तो। हाँ, तो पहला हमने पढ़ लिया है जी, दूसरा आप लोगों ने पढ़ लेना है, कुछ ना समझ आए तो पूछ लेना है। तीसरा हम पढ़ चुके हैं, बहुत इम्पोर्टेंट था जी। हाँ जी। वैसे भी गुरु जी एक दिन लगना हो ही जाएगा जी। वैसे तो पढ़ पाएगा, कोई नहीं पढ़ पाएगा, तो हो ही जाएगा, एक दिन की बात है जी। एक दिन में क्लियर हो जाएगा जी। ऐसा अनुपम कर लेंगे। कई बार बहुत साधारण चीजें भी होती है ना, तो फिर वो थोड़ा सा फिर बोरिंग सी होने लगती हैं। जैसे दंत वंदन वगैरह लिखा है, इस तरह की चीजें लिखी है ना उसमें जी। बिल्कुल सिंपल सा ही है जी, इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस में आने वाला नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी व्यवहारिक बातें हैं इसमें। तो कितने बजे जागना है, दांत कैसे साफ करने हैं, जीभ कैसे साफ करनी है, ऐसा है चैप्टर पूरा ये। तो अपन इम्पोर्टेंट तीसरा पढ़ चुके हैं जी, चौथा अध्याय भी हम पढ़ चुके हैं। वहां से भी हमारे लिए हेतु निकले हैं कि जी हम कोई रोगी ऐसा आ रहा है तो उसमें कहीं वेगों को धारण करने वाले हेतु नहीं है। तो पहला अध्याय कैसा लगा जी, इसको पढ़ने का कुछ फायदा रहा कि नहीं रहा जी, क्या लगा आप लोगों को? हाँ गुरुजी, ज्ञानवर्धक था, काफी बेनिफिट हुआ उससे। बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया लगा गुरु जी। देखो तीसरा तो पूरा ही प्रैक्टिकल था जी, कि तीसरे के बिना तो हम आगे ही नहीं बढ़ सकते। चौथा अध्याय हमारे लिए ऐसा था कि उससे हमें हेतु मिलते हैं जी, वहां भी वो भी प्रैक्टिस में अच्छा काम आने वाला है जी। और ये बेसिक चीजों को क्लियर करने वाला है जी पहला। अगर इसको बिल्कुल क्लास आरंभ करी वहां पढ़ते तो नहीं इतना मजा आता जी, ये कंफ्यूज कर देता आप लोगों को। अब गुण ऋतु इन सबको पढ़ लिया है तो ये अच्छा लगा जी। अब पांचवा अध्याय हमारे पास है जी।
5वां अध्याय में भी ज़्यादातर चीज़ें इस तरह की है कि गाय के दूध के गुण क्या है, भैंस के दूध के गुण क्या है, दही के गुण क्या है, नारियल के, सरसों के तेल के और बाकी चीज़ों के। तो इसको अगर आप चाहें तो मोटा-मोटा सा पढ़ सकते हैं जी, थोड़ा संक्षेप में पढ़ सकते हैं। 5वां और छठा में फिर धान्यों के बारे में है जी। तो इन दोनों अध्याय में अगर आप लोग चाहें तो मोटा-मोटा सा हम पढ़ सकते हैं जो प्रैक्टिकली अपने काम आने वाला है, या अगर आप लोग चाहें खुद पढ़ना तो वो भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी दूसरे को आप खुद पढ़ लो, कल और परसों में आप 5वें और छठे से जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ेंगे जी। तो अब आप आज के लिए आज के टॉपिक से संबंधित या जो अभी तक पढ़ा है अपने सवाल रख सकते हो जी। गुरुजी की जो बार बार आता है ना कि वात का रोगी अगर है और उसको शुगर हो गई है तो ठीक नहीं हो सकती, तो मेरे को एक मोटा सा दिमाग आ रहा था कि भाई जैसे इंसुलिन देते हैं, मतलब शुगर की अंग्रेजी की दवाई देते हैं या इंसुलिन के इंजेक्शन देते हैं, तो वो देते हुए उस रोगी का दीपन पाचन करके अगर उसमें बल बढ़ाया जाए और उसमें थोड़ा सा मतलब ऐसी कंडीशन लेके आ जाए कि हाँ उसका अच्छा खासा बल बढ़ जाए ताकि उसकी शोधन चिकित्सा हम कर सकें, और फिर बाद में हम इसका शोधन करके जैसे ये था एचपी वगैरह करके तो ये शुगर की बीमारी निकाली जा सकती है, ऐसी कोई संभावना है क्या? ऐसी कोई भी संभावना नहीं है संजय जी, क्योंकि अगर आप संप्राप्ति देखेंगे ना जी, दो वहां पे हमने रूप पढ़े हैं, एक परमेय एक मधुमेह। परमेय में तो केवल ब्लड में शुगर घूम रही है, वहां पे आप इन सब चिकित्सा से केवल अचपे और इन सब से आप कटु तिक्त कषाय से आप ठीक कर सकते हो जी। और जहाँ मधुमेह हो गया, ये मधुमेह यानी मधु जैसा अगर मूत्र आने लग गया है, मूत्र में जब धातुएं निकलना शुरू हो गई है तो फिर धातुओं में अंदर विकृति इस तरह की बढ़ गई है कि जो मेद है वो पूरा विकृत ही है जी, उसमें वो क्वालिटी बनी ही नहीं है। एक अच्छी जो स्निग्धता प्राकृतिक उसको स्टेबल किए हुए थी, अंदर धारण की हुई थी, अब जब ये धातुएं निकलना शुरू हो गई है उसमें हम हेल्प नहीं कर पाएंगे संजय, उसमें ठीक नहीं कर पाएंगे संजय जी। तो प्रमेय ठीक हो सकता है, मतलब मधुमेह नहीं? प्रमेय हर व्यक्ति का ठीक हो सकता है, चाहे वात का हो, पित्त का हो, कफ का हो, लेकिन मधुमेह वात वालों का नहीं ठीक हो सकता जी। जी गुरु जी। केवल समय निकाल सकते हैं उनका, जब तक समय, हालांकि याप्य चिकित्सा रहेगी, दवा देते देते भी विघटन उसमें होता रहेगा, लेकिन जब तक जिएगा विघटन तो होगा लेकिन ज्यादा परेशानी नहीं आएगी जी। बट प्रमेय अगर कफ वाले को तो उसका ये मधुमेह तो ठीक हो सकता है? हाँ उसका ठीक हो सकता है जी। ऐसा नहीं हो सकता कि वात वाले की या कंडीशन उसकी मतलब कि उसका दीपन पाचन अच्छा करके और उसको इंसुलिन देते हुए अंग्रेजी वाला जो चलता है और उसका बल इतना बढ़ा दें कि वो उसकी मतलब कि स्थिति कफ जैसी आ जाए, ऐसा नहीं होता कुछ? वहां जब धातुएं ही निकल रही है संजय जी तो उस स्थिति में नहीं हो पाएगा। इंसुलिन भी क्या करेगा, वो ऊपर से ही दे रहा है, ऊपर से इंसुलिन ही डाल रहे हो, वहां पे मुद्दा वो नहीं है कि आप इंसुलिन दे के, वहां पे मुद्दा ये है कि धातुएं निकल रही है जी उसकी। अच्छा, मतलब वो लगातार निकलती जा रही है, इस कारण मतलब कि ऊपर से अपन कितना भी स्ट्रॉन्ग करें तो धातुएं निकल ही जाएंगे। हाँ ऊपर से अगर हम ज्यादा ताकत देने की चीजें करेंगे तो लेवल भी बढ़ा रहेगा और धातुएं और तेजी से निकलेगी जी। ठीक है गुरु जी, समझ गए। और आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखोगे ना, किसी बिल्कुल ही पतले लड़के, कोई भी व्यक्ति है शुगर वाला, उनको पकड़ के देखना जी, उनको देखना एक भारी में और उनमें थोड़ी संप्राप्ति नजदीक से देखोगे तो समझ आएगा जी आपको ये वाला पॉइंट। समझ गया गुरु जी। ठीक है। और किसी साथी का कोई सवाल हो तो रख सकते हैं जी। वैद जी नमस्ते। नमस्ते जी। वैद जी जैसे मिक्स प्रकृति वाले को अगर हो जाए, जैसे मधुमेह हो गया, जैसे वात पित्त वाला है या पित्त कफ वाला है, इनमें कैसे होता होगा जी फिर? समझाओ संजय जी इनको। देखो जी, आपने एक तो पहले संप्राप्ति को समझना है कि भाई कठिनाई क्या है वहां पे। हमने प्रमेय का पढ़ा, हमने मधुमेह का पढ़ा, तो दो चीजें हमने पढ़ी। प्रमेय में हमने पढ़ा कि जी वो रक्त में घूम रही है, मधुमेह में हमने पढ़ा कि मूत्र अब मधु जैसा आने लग गया है, यानी कि उसमें मिठास आने लग गई है, धातुएं निकलने लग गई है, शहद जैसा हो गया है। तो उस स्थिति में जब मूत्र में ही धातुएं निकलना शुरू हो गई है
तो फिर वहाँ पे बात नहीं बन पाएगी। संजय जी इनके सवाल का जवाब दो, आप कैसे दोगे? गुलशन जी एक बार वापस रिपीट कर दो थोड़ा सा। जैसे भ्राता जी बातज का प्रमेय बता रहे हैं कि बातज वाले का तो बिल्कुल ही ठीक नहीं होगा ये। हाँ। पर अगर कोई मिक्स प्रकृति वाला है, बात पित्त वाला है या पित्त कफ वाला है, तो इनमें क्या हो सकता है? कुछ है संभावना इनकी ठीक होने की? देखो जी, पहले तो ये शुगर के दो स्टेज हैं, जैसे गुरुजी ने बताया, एक प्रमेय है, एक मधुमेह है। प्रमेय अगर है तो तीनों प्रवृत्ति में या मिक्स प्रवृत्ति में भी ठीक हो सकता है। अगर मधुमेह है और मधुमेह वात प्रवृत्ति वाला है तो उसका ठीक नहीं होगा, पित्त और कफ वाले का ठीक हो सकता है। अब आपका क्वेश्चन है कि अगर मिक्स प्रवृत्ति वाला है, मिक्स में अगर वात भी साथ में है ना, तो उसमें ठीक इसलिए नहीं होगा कि जब हम मधुमेह की चिकित्सा करेंगे और वात की चिकित्सा करेंगे, दोनों विरुद्ध हैं। वात की चिकित्सा पतला प्राणी होता है तो उसमें आप बल बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो उसका मधुमेह बढ़ जाएगा, तो और मधुमेह की चिकित्सा करेंगे तो वो और कमजोर हो जाएगा। तो ये दोनों विरुद्ध हो रहे हैं, तो इस कारण इसकी चिकित्सा असंभव हो जाती है। तो मिक्स वाले की भी जिसमें बात है तो असंभव हो जाएगी। ठीक है जी। जी जी। और किसी का कोई सवाल जी? गुरु जी पिछले कक्षाओं में, पिछले शायद दूसरे कक्षा में आपने बताया था कि ये पाक और विपाक के आप एक दिन पूरा रखने वाले थे। वो रख देंगे जी, क्योंकि रख देंगे जी। हाँ गुरु जी, जी जी। क्योंकि गुरु जी वो पाक विपाक भी समझना बहुत जरूरी है। गुरु जी एक दिन सेशन औषधियों में भी रख दो, जो 100 औषधियां आप कह रहे थे ना कि भाई ये औषधियां हैं जो अपने को मोटा मोटी सब चीजों में कवर कर लेंगी और कौन कौन से ब्रांड की होनी चाहिए, तो वो हमें बहुत ज्यादा सहायता करेंगे। संजय जी अगर थोड़ा व्याधि के हिसाब से देखेंगे तो वो ज़्यादा हेल्प करेगी, अगर वैसे आप पढ़ेंगे तो अब वैसे कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे कि कई संप्राप्तियों में आपने AKT लिखा है, अच्छा है वो दे सकते हो, मैंने वहाँ पे कुछ और चेंज किया है। तो मतलब आप चिकित्सा तो 20 औषधियों से भी कर सकते हो जी, केवल 20 से भी। वो जो 100 वाली है वो थोड़ा ऐसा अगर व्याधि के साथ ही पढ़ें तो वो ज़्यादा बेटर है जी। नहीं गुरुजी, मेरा कहने का मतलब था कि जैसे अरिस्ट वगैरह में भी हम लोग कई बार कंफ्यूज होते हैं कि कौन से ब्रांड का लेना चाहिए, कौन से का नहीं। कुछ एरिया में मिलते हैं, कुछ एरिया में नहीं। तो उसमें क्या है कि सब जितने हम लोग हैं तो हमारी सबकी समस्या काफी हद तक हल हो जाएगी। नहीं तो आज 3 महीने क्लास लगाने के बाद भी कई बार मतलब मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि अभी ये ब्रांड की लूं कि ना लूं, क्योंकि जो ब्रांड गुरुजी ने बोला वो तो मिल नहीं रहा। अब अल्टरनेट क्या है इसका? तो दो तीन ऑप्शन रहेंगे ना हर चीज के, तो फिर हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा चीजें करना। ये कहना है जी मेरा। ठीक है, चलो इस पे भी कर लेंगे जी। सारे निपुण वैद हो गए गुरु जी हम लोग, लगे कोई क्वेश्चन बचे नहीं हमारे। कोई क्वेश्चन नहीं बचा जी। निपुण वैद हो गए हम लोग। ठीक है, कल वो एक पॉइंट डाला था ना जी, हाँ बोलो जी आप। गुरु जी केस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं अभी? हाँ करो जी करो, किसी का सवाल नहीं है तो कर लो जी। हाँ जी, उसका नाम ही सरानी है जी। संजय जी आप इसको टेकल करो, और फिर आप मिलके करते हैं सभी। ठीक है जी। संजय जी। कुलदीप जी 1 मिनट दो, फिर मैं लिख लेता हूँ मैं। ठीक है जी, लिख लो। संजय जी केस डीलिंग में बहुत मेहनत करते हैं जी, और आप सब लोगों को इनसे बहुत सीखने की जरूरत है। ठंडे दिमाग से प्रॉपर हेतु संप्राप्तियां बहुत अच्छे से पूरा डिटेल में लिख के निकालते हैं जी। हाँ जी, उससे
समझने में अच्छा। और इनकी जो डायरी है ना, जब अच्छे से 15-20-20-50 केस ये कर लेंगे, शायद 10-15 तो अभी इन्होंने कर लिए, जब 50-100 केस कर लेंगे और वो डायरी में हिस्ट्री लिखी होगी ना, वो डायरी भी अपने आप में एक तरह से गुरु रहेगी जी आने वाले केसों के लिए। हाँ जी कुलदीप जी बताइए। ये नाम ईशा रानी, ईशा रानी, हाँ जी। उम्र 35 वर्ष, जी। वजन 55 केजी, हाँ जी। हाइट 5 फुट 2 इंच जी। ठीक है जी। सुबह उठने का समय 6 से 7 बजे है जी। हाँ जी। उसके बाद जी एक घूंट या आधा गिलास, जितनी भी प्यास लगती है इतना पानी पी के फ्रेश होने जाते हैं जी। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके फिर नाश्ते में लेते जी ये पराठा, कढ़ी, चावल, आलू, छोले जी। ये कितने बजे लेते हैं जी? ये लगभग 8 से 9 के बीच में जी। भूख लगी होती है जी उस टाइम? नहीं, कभी लगती है कभी नहीं लगती है जी। तो नहीं लगे तब भी लेते हैं? हाँ जी, तब भी खा लेते हैं जी। ठीक है जी। अच्छा, और उसके बाद में फिर 2 बजे फिर दोबारा से ये रोटी सब्जी, तो अब प्यास इनको बहुत बाद में लगती है जी। साथ में तो थोड़ा ही लेती है, कभी 1 गिलास या आधा गिलास पानी का लेती है जी। 2 से 4 रोटी खाती है जी एक बार में। जी। 2 बजे फिर रोटी, हरी सब्जी, सूखी सब्जी लेती है जी। जी। हाँ जी, और फिर 4 बजे के लगभग दूध लेते हैं जी। ठीक है जी। हाँ जी, फिर 7 बजे फिर यही सुबह वाली रोटी, दाल ये लेते हैं जी। सूखी सब्जी, कभी लिक्विड सब्जी। हाँ जी। दाल हफ्ते में लगभग 2 से 3 बार लेते हैं जी शाम को। ठीक है जी। हाँ जी, और इसको समस्या है जी अभी, एक तो इसको उल्टी ही रहती है जी, वो मन होता रहता है जी। पेट की अच्छा। समस्या है जिसको। अच्छा हाँ जी। जी, थाई थायराइड है जी, जी। और किडनी में पथरी है जी। हाँ जी। और पूरे शरीर में खिंचाव होता है जी, पूरी नसें खींचती रहती है जी शरीर की। हाँ जी। सिर भारी है जी, पूरा सिर भारी रहता है जिसका। अच्छा जी। और एसिडिटी बहुत बनती है जी। हाँ जी। एसिडिटी किस चीज को बोल रहे हो कुलदीप जी आप? सीने में जलन को। हाँ जी, जलन और तेजाब ज्यादा बनती है जिसको जी। ठीक है, कई बार कई लोग गैस को भी एसिडिटी बोल देते हैं। ठीक है जी। ये नॉनवेज और अंडा तो ज्यादा नहीं खाते क्या? नहीं, वो और कुछ नहीं खाते हैं भाई। ये पूरे दिन की उनकी मतलब 6 से 7 दिन तक दूर तक की हिस्ट्री है जी। कुलदीप जी, ये जब इनका 3-4 बार खाना खा रहे हैं तो तीनों 4 बार भूख होती है या भूख विषम है कभी नहीं है? नहीं, शाम को तो भूख लगती है जी। और इसको जी मतलब गुस्सा बहुत आता था जी, पहले मानसिक रोग थे हाँ जी। 10-12 साल पहले, तो बर्तन वगैरह फेंकने मतलब अपने आप खो देती थी जी। तो उसके बाद में इसकी ये समस्या तो अभी कंट्रोल में है जी। अच्छा जी। इसको एक दिक्कत और है जी, इसके चेस्ट में से जैसे दूधी अपनी उसमें से दूध निकलता रहता है जी। अच्छा जी। हाँ जी, तो मैं इसका कल से जी लगा रहा हूँ, कुछ दिमाग तो कुछ चल ही नहीं रहा जी, इसलिए आज आप सब लोगों से इसके बारे में बोला जी। ये मैरिड है ये बहन जी, ये कैसा है? हाँ, मैरिड है जी ये। बच्चे बच्चे हैं लगभग उनके? 15 साल का हाँ जी, 15 साल का बच्चा है जी इसका। अच्छा जी। एक इनका ब्रेकफास्ट में आपने नाश्ते में बताया कि इनको कभी भूख होती है कभी नहीं, मतलब अग्नि विषम है ब्रेकफास्ट में। और अनुलोमन दिन में कितनी बार है? एक ही बार है क्या? हाँ, एक ही बार ही है जी। और मतलब अनुलोमन किस तरह का है, कुछ बताया उन्होंने कि सूखा है या पतला है या कैसा है? नहीं जी, इसके बारे में तो मैंने भी नहीं पूछा जी। जीभ आपने देखा इनके? जीभ देखे, नाखून, बाल वगैरह? वजन कितना है? वजन 55 किलो है गुरुजी। ये जी दिल्ली से पेशेंट है जी, एक उसका यार दोस्त है, तो उसने कांटेक्ट कराएगा जी फोन में।
अच्छा, क्योंकि क्या है कुलदीप जी, जीभ से भी, बालों से भी, नाखून से भी ना काफी चीजें पकड़ में आ जाती हैं अपने। फिर एड़ियां वेड़ियां फटती हैं कि नहीं फटती हैं, उनसे भी ना मतलब। तो ये था। और दोपहर को भूख लगती है इनको? हाँ जी, दोपहर को लगती है जी। अच्छा जी। अब ये सुबह के टाइम में संजय जी अग्निमांद में भी इतना कुछ खा रहे हैं, इस सुबह का डाइट तो देखो क्या क्या खा रहे हैं अग्निमांद में भी। नहीं गुरुजी, मुझे लगता नहीं कि सभी चीजें इकट्ठी खाते होंगे। कभी जैसे चावल छोले खा लिए, कभी पराठा कड़ी खा लिया, ऐसा होता होगा। मतलब पराठे भी, कड़ी भी, चावल भी, छोले भी, चारों। हाँ नहीं मतलब पराठा तो रेगुलर है जी, तो साथ में ये मतलब और चावल और पराठा तो पक्का है जी इनका जी। नाश्ते में। इसके साथ में ये तो बिल्कुल ही विपरीत हो गया संजय जी। फिर तो डबल डबल अनाज खा रहे हैं, फिर कड़ी और छोले भी खाते होंगे, फिर तो जरूरत है, फिर तो और भूख है नहीं। हाँ जी, इनमें हाँ जी जो सब्जी बनती है वो लगभग एक बनती है, मतलब एक सब्जियां बनाते हैं वो हफ्ते में। हाँ, तो एसिडिटी तो बढ़नी है ऐसे केस में। और जो इन्होंने वमन जैसा बोला, वमन जैसा भी होगा क्योंकि जब पाचन ही नहीं हो रहा, आम बन रहा है तो। हाँ जी। खाना पच नहीं रहा तो फिर खाना निकलेगा ही ना, मतलब। तो वो मेरे पास तो ऐसा पेशेंट, तो उसको तो उंगली डाल के निकालना पड़ता है खाना, फिर वो। तो इनके तो वमन हो जा रहा है, कम से कम जान छूट जा रही है। अगर वो वमन ना हो यार, वो पेट में पड़ा रहे तो और ज्यादा व्याधि पैदा करता होता। तो इनका दीपन पाचन करके ना कुलदीप जी, पहले बहुत बेसिक दीपन पाचन करके ना, दीपन पाचन और मासिक पे खाली फोकस ये भी पूछिए। हाँ नहीं, वो पूछता हूँ मैं गुप्ता जी। मैं सिंपल तरीके से अगर चले ना, बहुत सिंपल तरीके से, कि शुरू में सिर्फ ना दीपन पाचन और मतलब दिनचर्या सुधारनी है, और दीपन पाचन अनुलोमन इतने पे फोकस करें ना, तो हफ्ते 15 दिन में ना काफी अच्छे रिजल्ट आएंगे इसमें। तो इसमें भी कफ वाली औषधि देनी पड़ेगी ना गुरु जी, इसका शरीर कफ का। और कुलदीप जी आप औषधियों पे जाओ ही ना, पहले तो सिर्फ केस को समझने की कोशिश करो कि इसमें हो क्या रहा है। आप अभी दवाइयों पे ना जाओ, हो क्या रहा है जी। नहीं, पहले आप ये समझो हो क्या रहा है। हमने ये समझा भाई ये इतना सब खा रही है, जब तक ये खाना बंद नहीं करेगी इतना सब, जब तक इसको जीने की समझ नहीं आएगी, इसकी दिनचर्या ठीक नहीं होगी, तब तक दवाइयाँ देने से कोई फायदा नहीं है इसको। ठीक है जी गुरु जी, तो इसमें थोड़ा बताना जी इसको। आप बताओ संजय जी। अगर गुरु, एक तो कुलदीप जी, जो सबसे पहले इनका जो सवेरे का नाश्ता है ना, तो भूख है तभी खाना खाना है, अदरवाइज खाना ना खाएं ये। और फिर ऐसे में क्या है कि जैसे दाल का पानी ले लिया, या फिर पतली खिचड़ी ले ली, मतलब बहुत थोड़ा सा, मतलब उतना ही मतलब लें, मतलब ताकि बस ठीक है, मतलब कहने के लिए कुछ हो गया। एकदम तो छोड़ेंगे नहीं पूरा शायद। और या ऐसे में बेस्ट ये हो सकता है दूध पी लें। तो दूध पियेंगे ना, दूध पित्त का भी शमन करेगा। और 1 कप दूध पिए बस, मतलब सूंठ डाल लें, सौंफ डाल लें, तो पाचक हो जाएगा थोड़ा सा दूध वो। तो एक तो ये कर सकते हैं। और दोपहर के खाने में है तो जो सब्जी है ना, सूखी ना करके उसमें थोड़ा सा रसे वाली सब्जी हो, और अच्छे से उसको चबा चबा के खाएं ये। हो सकता है कि बहुत जल्दी जल्दी भी खा रहे होंगे, बस खाना आया रोटी, और सामने सामने 3-4 टुकड़े बनाए, फटाफट निकल ली, मतलब दो चार बार मतलब बुड़के मार के। तो वो ना करके उसको अच्छे से चबाएं, ताकि उसको अच्छे से रस बने। और उनको ये समझाने की कोशिश करो कि भी खाना तब तक चबाना जब तक वो मीठा ना लगने लगे। क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट जब वो ये इसमें ब्रेक होता है तो सुक्रोज में कन्वर्ट होता है, मतलब मीठा होने लगता है। हम कुछ भी करते हैं, जैसे रोटी खाते हैं, लगातार चबाते रहेंगे तो मीठी हो जाएगी रोटी वो। तो उस स्टेज तक पहुंचाएं उसको, और फिर उसको निगलें। एक ये करें। और शाम का जो दूध है, अगर 1 आधा कप ले रहे हैं और थोड़ा सा भूख है तो ठीक है, अदरवाइज ये दूध बंद करना चाहिए इनको। और रात में दाल बंद करनी है जी, बिल्कुल। रात में फिर खिचड़ी पे रखो इनको, अगर हो सके तो खिचड़ी पे रहे, और सोते हुए दूध पिए थोड़ा, अगर पचता है तो। ये कंडीशन ये है कि अगर पचता है तो ये दिनचर्या इतनी अगर इनकी ठीक करेंगे ना, तो लगभग ठीक हो जाएगी। और पानी जो नहीं पी रही है ना ये, अब प्यास नहीं लगती है या पानी नहीं पीती है, ये कारण भी नहीं, मतलब आपके जो पूरे केस से समझ में आ रहा है मेरे को। वो क्या बोलते हैं, मतलब हाँ, बाद में प्यास लगती है जी, वरना इसमें नाश्ते के साथ तो वो लगभग आधा गिलास के लगभग पीती है जी कभी कभी बीच में। हाँ नहीं, बाकी टाइम मतलब पीती है ना पानी, मतलब जैसे खाने के 1 घंटे बाद वो पीती है ना पानी। हाँ जी, वो कह रही थी कि 1 से 2 घंटे बाद तीस लग जाती है, तो उस समय में लगभग 1 से आधा लीटर तक पानी पी जाते हैं। 1 से आधा लीटर तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा हो गया। फिर वो इतना पानी पी रहे तो एसिडिटी वैसी बनेगी फिर वो।
पानी मतलब ज्यादा पीने से भी एसिडिटी भी बनेगी, पथरी भी बनेगी। फिर ये जो किडनी स्टोन भी दिख रहा है ना पैर में, तो वो भी बनेगा। और जब वो एसिडिटी बनेगी तो सिर भी भारी होएगा, गुस्सा भी आएगा। तो ये सारी तो चीजें बनी रही हैं अपने आप ही। आम बनने के कारण वोमिटिंग जैसी संप्राप्ति है संजय जी, आम बनने के कारण ये पथरी जैसी संप्राप्ति है इनको, आम के कारण ही ये बाकी सब संप्राप्तियां बन रही है। हाँ ठीक है गुरु जी, बिल्कुल। और जैसे ये दीपक जी भी बोल रहे थे ना कि वो ये भी उनका चेक करो, मासिक धर्म वगैरह भी, तो वो भी हो सकता है कि इनको ज्यादा होता होगा। नहीं, इसके बारे में तो कुछ नहीं बोला जी उसने। जी इसके बारे में पूछना जरूरी है जी, हमने शर्म नहीं करनी इस चीज की, क्योंकि जितना अच्छा महिलाओं का आर्तव होगा उतना अच्छा ही उनका शरीर होगा, उतना अच्छा ही स्वास्थ्य होगा, उतना अच्छा ही मानसिक संतुलन होगा, उतना अच्छा ही चेहरे पे ग्लो होगी। और जितना वो बिगड़ा हुआ होगा और जितनी बीमारियां उसके हिसाब से भी वो बिगड़ा ही रहेगा जी, वो भी देखना जरूरी है जी। तो इसको पूरा केस समझ के ना, पहले पहले दिनचर्या पे सिर्फ फोकस करो और फिर दीपन पाचन पे। इतने से बहुत ज्यादा मुझे लगता है पूरे केस में फर्क पड़ जाएगा। गुरुजी क्या 50% समस्या संजय जी इसकी दिनचर्या से ठीक हो जाएगी, दिनचर्या ठीक करने से, और 50% समस्या फिर दीपन पाचन अनुलोमन से ठीक हो जाएगी। अब इनका सवाल था कि दीपन पाचन अनुलोमन कौन सा करें, 55 किलो वजन है तो वात का कर सकते हैं, लेकिन मेनली फोक्स ये आहार दिनचर्या से ठीक हो जाएगी, आधी ठीक वहीं से हो जाएगी कुलदीप जी, दवाइयों पे जाने से पहले। ठीक है जी गुरुजी। गुरुजी पित्त का शरीर है या कफ का है? मेरे हिसाब से तो पित्त का लग रहा है मेरे को, और ये कुलदीप जी कफ का बता रहे हैं। नहीं, कफ का तो कहाँ है, 55 किलो वजन है जी। 5 फुट 2 इंच हाइट है और 55 किलो वजन है। हाँ, तो कफ का तो नहीं है जी। और वात का भी नहीं गुरुजी, 55 किलो मतलब एवरेज वेट होता है, मतलब ना ज्यादा है ना कम है। इसमें हाँ ठीक है, मध्यम में भी देख सकते हैं। हाँ, अब ये सुबह में क्या क्या खा रही है, इसने काफ़ी चीज़ें बताई थी, तो अब एसिडिटी कहाँ से बन रही है जी, फिर उसमें तीखा कितना खा रही है वो, ये भी देखना है। सही बात है गुरुजी। सूखी सब्जियां खा रहे हैं, वो भी ज्यादा है, रात में दाल खा रहे हैं, तो काफी मतलब चीजें हैं जो पित्त बढ़ा रही हैं और खाना ना पचे, मतलब टफ कर रही है खाने को। ये सारी चीजें हो रही हैं कुलदीप जी। मतलब ये ऐसा इतने पूरे केस में इतने समझ में आ रहा है फिलहाल जितना आपने बताया। कोई भी केस आ गया ना कुलदीप जी अपने पास, तो अपना बस अपने प्रेशर में आके दवाइयाँ शुरू करना वो काम नहीं है अपना, मतलब अपने वो शुरू भी कर दिए तो होना कुछ नहीं है। कोई भी केस आ गया तो पहले उस केस को समझना जरूरी है, बजाय कि अगले ने पूछ लिया और अपन ने उसको दवाई बतानी ही जरूरी है, वो जरूरी नहीं है, क्योंकि अपन ने दवाई बता दी तो कुछ नहीं होना है दवाइयों से भी। पहले हमने खुद को केस को समझना जरूरी है, यहाँ डिस्कस कर लिया भाई केस को समझना, और फिर इसका ज़्यादातर 60-70% ये दिनचर्या ठीक करने से ही ठीक हो जाएगी जी, और फिर इनको मेडिसिन दी जाएगी दिनचर्या के साथ। ठीक है जी गुरुजी। और ये जो इसके पिंपल्स में दूध आ रहा है जी, इसका क्या कारण होगा जी? पूरी हिस्ट्री चाहिएगी जी, बात करनी पड़ेगी पेशेंट से। ठीक है गुरुजी, मैं आपका नंबर दे दूंगा जी। ठीक है, तो आप लोगों ने किसी ने आपसे पूछ लिया है, पता चल गया कि आयुर्वेद की क्लास ले रहा है या कुछ भी, तो आपने आगे मन में ये आया कि मैं नहीं बताऊंगा, तो ये सोचेगा बता नहीं रहा है, तो जल्दबाजी में या दूसरे के प्रेशर में आके आपने किसी को दवाइयाँ रिकमेंड नहीं करनी है जी, क्योंकि 50% समस्याएं लोगों की दिनचर्या ठीक करने से ही ठीक हो जाती है जी, और फिर जाके उसका सिस्टम चेंज कराते हुए सब कुछ कुकर नमक ये सोना उठना सब कुछ बैलेंस करते हुए फिर दवाइयों पे लेके आओ जी। अगर आप बस ये मान के कि मैंने नहीं बताई तो अगला वो मेरे से गुस्सा कर लेगा या नाराज हो जाएगा या वो बोलेगा कि बता नहीं रहा, अगर ऐसे प्रेशर में आके बता दी तो कुछ नहीं होना है जी। क्यों संजय जी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गुरुजी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसमें फिर रिजल्ट कुछ आएंगे नहीं, नाम ही खराब मिलेगा, अपशय ही होएगा जब आज पढ़ रहे थे। ठीक है जी गुरुजी। सोनी जी पूछ रहे हैं कुछ। हाँ जी। गुरुजी, अभी बाहर जितना भी जगह जाइए तो प्लास्टिक का प्लेट में खाना दिया जाता है, तो वो कितना हानि करता है और किस तरह का बीमारी पैदा होता है उससे, ये बता दीजिए। बता दो संजय जी। ये तो बहुत खतरनाक है एक्चुअली। अगर आप ये देखोगे ना, जैसे पॉलीथीन होते हैं ना, तो उस पर आप एक बार अंदर हाथ डाल के देखना, साफ पॉलीथीन में जो नया पॉलीथीन होता है, तो आपके हाथ में पाउडर लग जाएगा, क्योंकि पॉलीथीन आपस में चिपके नहीं, एक पाउडर भी उसके अंदर लगाते हैं। और गरम खाना जो
में ये लीक करता है प्लास्टिक। इवन ठंडे खाने में भी, जैसे हमारी दवाइयां भी पैक होती हैं इसमें प्लास्टिक की बोतलों में, तो उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी लीचिंग होती है। तो ये प्लास्टिक जाएगा तो शरीर निकाल तो पाएगा नहीं, अगर ये रक्त में चला गया तो पूरी जिंदगी हमारे रक्त में घूमता है और व्याधियां पैदा करता है। मतलब तो सबको ही पता है मतलब कि प्लास्टिक तो समस्या करता ही करता है। जितना कम से कम यूज कर सके वही उसका एक तरीका है, बाकी कोई तरीका नहीं है। फिर भी लोग इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, तभी तो हर जगह ये मतलब लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। आज बहन जी वही हो रहा है ना कि सबको जो है सुविधा शरीर से ऊपर सुविधा हो गई है। जब शरीर से ऊपर सुविधा हो जाएगी तो यही होना है जो भी हो रहा है। अब टीवी देख के, मोबाइल देख के हम लोग खाना का, अपना बच्चा ये होता है 1 साल का 2 साल का, उसको मोबाइल हाथ में दे देते हैं, फिर उसके मुंह में खाना ठूसते रहते हैं ताकि वो खाना खा ले, वो भीम बन जाए। वो होगा क्या, वो खाना पचेगा ही नहीं, उसको पता है नहीं कि पेट में कितना गया कितना नहीं। तो ये सब चीजें तो मॉडर्न जो जमाने की देन है, तो वो अपन भुगत रहे हैं उसको। अब जो समझ रहे हैं उसको तो थोड़ा कंट्रोल कर पा रहे हैं, नहीं समझ रहा तो चल रहा है गाड़ी, बाकी फिर बीमारियों का स्वरूप लेंगी वो। इसके ऊपर तो ज्यादा क्या करेंगे, मतलब कौन कंट्रोल करेगा। मतलब गवर्नमेंट नहीं करना चाहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट जब भी कंट्रोल करने लगते हैं जैसे स्टेट में, तो व्यापारी विरोध करने लगता है कि हमारा धंधा ठप पड़ रहा है। और फिर थोड़े दिनों बाद, मतलब 15 दिन 1 महीने का डंडा करेंगे वो, फिर उसके बाद फिर लोग वापस चालू हो जाते हैं। जैसे हमारे महाराष्ट्र में हुआ था, प्लास्टिक बैन कर दिया था तो म्यूनसिपैलिटी वाले आके 2-2 हजार 5-5 हजार रुपए स्टोरों पे जुर्माना लगा गए थे। 15 दिन बंद किया, 16वें दिन फिर वैसे के वैसे चालू हुआ। और पिछले 1 साल से ऐसे कैसे चालू है, चलता ही रहना है फिलहाल तो। इसको बंद करना ही पड़ेगा। हालांकि है थोड़े सुधार हो रहे हैं अभी, काफी जैसे आ रहे हैं डिस्पोजेबल टाइप की चीजें आ रही हैं, मतलब जो मतलब जमीन में मिक्स हो सके पूरी की पूरी, डिकम्पोज हो सके। देखते हैं कहाँ पहुंचते हैं। तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं बहन जी, मतलब कि ये तो एक हो गए, जितना अवॉइड कर सके हम और हमारे जो से जुड़े लोग हैं या हमारे मरीज हैं, तो उतना ही बढ़िया। थैंक यू जी। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे जी, बाकी कल पढ़ेंगे। आज की कक्षा को समापन करें जी। आज की कक्षा गुरु जी हमारे लिए काफी ज्ञानवर्धक रही। सभी साथियों, मतलब बहुत सिंपल तरीके से आप समझाते हो, आपका समझाने का तरीका बहुत ही अच्छा रहता है। तो लगातार इसलिए उपस्थिति बहुत अच्छी बनी रहती है और मजा आता है, और लोग इंटरेक्ट भी कर पाते हैं। सबसे अच्छी बात आपने जो चालू करी है ना कि हर मतलब बंदा बोले और हर बंदा पढ़े, मतलब कभी ना कोई, ताकि फिर सबकी मतलब थोड़ी सी हौसला खुले और बातचीत कर पाए। उससे ये बेनिफिट रहेगा जी कि आपके पेशेंट को टैकल करोगे तो वहाँ परेशानी नहीं आएगी। और जैसे संजय जी इतना डीपली आप जैसे हर शुक्रवार को भी डिस्कस करते हो, तो यहाँ से भी जो साथी मतलब आगे चिकित्सा करना चाहते हैं, तो एक बहुत अच्छा तरीका है ये सीखने का जी पेशेंट कैसे डील करने हैं। हड़बड़ी में किसी की दवाइयाँ शुरू ना करो, पहले केस को खुद समझो और फिर उसमें बेस्ट ऑप्शन का चुनाव करो जी आप, वो चिकित्सा उसमें मज़ा आएगा। फिर हड़बड़ी में अपने को ही कुछ पता नहीं है कि बस अपने यहाँ पूछ के दवाई दे दी, तो उसमें कुछ नहीं होने वाला जी, अपना भी नुकसान है उसमें, क्योंकि रोगी ठीक नहीं होगा, लो कॉन्फिडेंस अपना ही होगा जी उसमें। तो ये जो आपने डिटेल में चिकित्सा वाला शुरू किया है संजय जी, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये एक दिन आपकी डायरी में भी जब 50-100 केस हो जाएंगे ना, ये डायरी ही आपको अपने पास रखनी पड़ेगी। हाँ गुरु जी, वही करूँगा मैं। ये सबसे अच्छा मित्र बनेगा। हाँ जी हाँ, वो केस स्टडी बन जाएगी ना, पूरी केस स्टडी मतलब अपने आप में बहुत स्ट्रांग हो जाएगी वो। और जो आज अपन ने पढ़ा है इसमें से हमें पता चल रहा है जी कि पेशेंट को हमने किस तरह से डील करना है, कैसे समझाना है। कोई असाध्य रोगी आ रहा है तो उसको किस तरह से टैकल कर सकते हैं, बेचारा तड़फ रहा है लेकिन आप जिम्मेवारी नहीं लेंगे जी, मना करके उसको चिकित्सा कर सकते हैं। कहाँ कहाँ किस तरह के रोगी का माइंड पढ़ना जरूरी है जी, क्या वो चिकित्सा के योग्य है या बस वैसे ही चिकित्सा शुरू कर दी। अब संजय जी आप जितने लोगों का आपने किया है लगभग 10-15, तो सब में आपको पॉजिटिव रहा है जी, क्योंकि आपने सब कुछ पहले खुद समझ के फिर रोगी को डिटेल में समझा के फिर ही किया होगा, जल्दबाजी में तो कुछ किया नहीं होगा। ना गुरु जी, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करी। मैं तो मतलब एक एक चीज मतलब जितने ज्यादा मैं देख पाया तो वो देखने की कोशिश की, तो उसके परिणाम भी अच्छे आए हैं सारे। यही है जी कि कितना डीपली सीख के हम आगे फिर और कितना डीपली काम कर पा रहे हैं, उतना ही बेहतर रहेगा जी। तो आज के लिए इतना ही जी, बाकी साथी इतने आज बोले नहीं है जी। अनुपम जी आपका क्या रहा? वो शायद छोड़ के अनुपम जी अभी जस्ट अब लेफ्ट हुआ लगा। 1-2 दिन से महेंद्र जी का भी मिस चल रहा है।
कुमार जी, कुमार चोगले है कि नहीं है? वो उन्होंने भी आरंभ में कुछ केस डील किए थे, वो बीच में फसल में उलझ गए थे। हाँ गुरुजी से उलझ गए थे। आज वो अपने बेटे को वहां से लेने गए थे गुरुकुल से। वो मेरी दिन में बात हुई थी उनसे, तो अभी वो रास्ते में होंगे कहीं पे ना, ट्रेवल कर गुरु जी ये जो दिल्ली वाला केस बताया इन्होंने, क्या नाम था, तो उसमें क्या है कि उसमें कंडीशन? इसमें तो जी आप इसकी 50-60% समस्या तो जी विक्की जी यहीं से ठीक हो जाएगी। फिर आप यहाँ पित्त की चिकित्सा करेंगे, जैसे ये बोल रहे हैं ज़्यादा एसिड है। एक बार पूरा पेशेंट से डिटेल में बात करनी चाहिए जी, जैसे संजय जी रखते हैं। आप अगर बात करके पूरा तो तब बता पाए, लेकिन तब तक इसमें जो अभी समझ आ रहा है, आप इसमें प्रीपठादी, गोक्सुर और बुन्नीमवादी अभी इतना ही दे सकते हैं जी। ज़्यादा ही एसिड है तो चंद्रकला भी दे सकते हैं इसमें। फिर मूत्र प्रवृत्ति कैसी है, उसमें जलन तो नहीं है, अगर वो है तो चंद्रप्रभा भी दे सकती हैं। तो इस तरह का रख सकते हैं जी। हाँ, प्रीपठादी, गोक्सुर, बुन्नीम, चंद्रकला, चंद्रप्रभा, इनमें से जो हमें सुटेबल लगेगा पूरा केस डिटेल कर स्टडी करने के बाद। विक्की जी, गुरु जी इसमें जो उनको अभी एक दिन आपने इससे थोड़ा बताया और पढ़ाया भी था, चेस्ट से जो व्हाइट मतलब मिल्क या कुछ ऐसा दूध बता रहे हैं, तो उसका क्या मतलब हुआ इसमें, मतलब इसको क्या समझ पाएंगे? देखो इसमें मतलब स्तन में दूध आ रहा है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसमें विकृति तो ये बन रही है जी यहाँ पे। अब रस धातु इनका विकृत स्थिति में है। रस धातु, दूध तो नहीं आ रहा होगा, कुछ चिपचिपा दूध जैसा आ रहा होगा जी। अब देखो खाने में क्या चल रहा है जी, सुबह वाले में कितना ही तरह का मिक्स चल रहा है, तो रस बन रहा है, उसमें क्वालिटी नहीं है, केवल क्वांटिटी है जी। वो आमता है जी, उसके अंदर आमता है, तो तब इस तरह की स्थिति बनेगी। इसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन बड़ा मिलता है। हाँ जी, अबॉर्शन कराए हो या मिसकैरेज कुछ हुआ हो, ऐसा तो नहीं इस केस में? हाँ ऐसा भी हो सकता है जी, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है जी। कल आपको डिटेल्स भेज दूंगा गुरु जी ग्रुप में, इसकी पूरी डिटेल्स लेके फिर भेजें। संजय जी आप जैसे हम प्राप्ति बनाते हैं उसकी एक बार तो लिस्ट भेज दो तो अच्छा रहेगा जी, एक बार सबके लिए। हाँ जी, हाँ भाई। कुलदीप जी, पहले तो रोगी को ये बोल दो भाई, जितनी भी समस्याएं हैं सारी समस्याएं कागज पे लिख के भेज दो। आप किसी से भी फोन पे ये ना बोले करो आपकी समस्या बता दो, उसको ये बोले करो कि भाई जो भी आपको केस बोले कि जितनी भी समस्याएं हैं A to Z कागज पे लिख के भेजो। वो बताने में कुछ कम बता पाएगा, कागज पे जब वो आराम से लिखेगा तो सब समस्याएं लिख पाएगा। फिर उसकी पूरी डिटेल लेनी है सुबह से शाम तक की, कब उठता है, सोना है, जागना है, ये 2 काम करना शुरू कर दो। अगले से फ़ोन पे केवल 2-4 समस्याएँ सुन ली, वहीं से उतना नहीं बात बनेगी। उसका सब ये बोलो कि सारी समस्या जो भी लगती है वो कागज़ पे लिखो, फिर उसका एक आईना सामने आ जाता है जी। और फिर पूरी जैसे संजय जी करते हैं वो करो। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। सभी को नमस्ते जी, बाकी कल पढ़ते हैं।